तो हेलो मेरे भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से। हमने जो 3 डे चैलेंज लिया था, 3 दिन के अंदर पूरी आपके 6 महीने की जो पढ़ाई थी उसको कंप्लीट करने वाले थे उसके सेकंड डे में। तो सबसे पहले तो क्लास तब स्टार्ट करेंगे। मेरे सारे भाई और बहनों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने इस क्लास का पहला पार्ट जो टर्मिनोलॉजी नहीं देखी है वो जाके चेक कीजिए, क्योंकि उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आज की जो कहानी है ना, आगे की इंटरवल के बाद की, वो थोड़ी आपके दिमाग में कम घुसने वाली है। पर जिसने देख लिया ना उसकी इतनी घुसने वाली है कि 6 महीने के लिए पूरा काम हो जाएगा उसका। इसके बाद एक पार्ट और आएगा और अपना जो सोइल साइंस, फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस है फर्स्ट सेमेस्टर का, वो खत्म। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आज अपना सेकंड है और क्लास शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट, एक जो भी वीडियो पे आए एक बार वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और तीन आपके जो साथ वाले क्लासमेट हैं उन सबको शेयर कर दो। आपके जो कॉलेजेस के ग्रुप वगैरह हैं उसमें शेयर कर दो। फिर कंटिन्यूस करते हैं। तो क्लास अपनी थोड़ी सी बड़ी होने वाली है तो स्किप वगैरह ना करें। देखते हैं फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट इज अ सोइल। सोइल है क्या, मृदा के बारे में देखा था। इसका जो कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा, डेफिनेशंस जो हैं वो हमने देख ली थी। उसके बाद में हमने देखा था मृदा की सबसे छोटी इकाई पेडोन। इसके बाद में हमने 2 कॉन्सेप्ट देखे थे, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट हमने देखे। उसके अलावा भी मैंने इसकी टर्मिनोलॉजी में 7 से 8 कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे। इन्फिल्ट्रेशन का मैंने बताया था आपको, ठीक है, सीपेज मैंने बताया था आपको, और परकोलेशन जो रिसाव जो होता है वो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने बताया था आपको वाष्पोत्सर्जन और वाष्पोत्सर्जन क्या होते हैं। मृदा कणों का आकार जो है, सोइल पार्टिकल्स का जो साइज है वो मैंने बताया था कि 2 mm से छोटे जो होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, सोइल पार्टिकल। क्या कहलाते हैं, सोइल पार्टिकल, मृदा कण कहलाते हैं। इससे बड़े हैं वो किस में आ जाएंगे, आपके जो ढेले वगैरह आते हैं ना, पेड़ों जो अपन कह सकते हैं देसी भाषा में जिसको कहते हैं ढेले, ठीक है, डगल, उनमें आ जाते हैं। वो चीज़ हमने यहाँ से क्लियर कर ली थी। उसके बाद हमने देखा था अनसेचुरेटेड सोइल और सेचुरेटेड सोइल, संतृप्त और असंतृप्त मृदाएं, संतृप्त और असंतृप्त मृदाएं। तो ये सब टर्म्स मेरे को उम्मीद है कि सबको याद होगी। संतृप्त मृदाएं किसको कहते थे, वे मृदाएं जो पानी फर्स्ट टाइम जिनमें पानी गया और उनका मतलब जितनी उनकी क्षमता थी सोखने की वो पूरी है, अब आगे जाएगा पानी उसको। तो अनसेचुरेटेड किसको कह रहे थे, बिल्कुल प्यासी मृदाएं, फर्स्ट बार जिसमें पानी जा रहा है। और फर्स्ट बार पानी जाने को क्या कह रहे थे, इन्फिल्ट्रेशन अपन कह रहे थे, ठीक है। और मैंने टर्म बताई थी इल्यूवेशन और वॉश आउट और वॉश इन वाली, वॉश आउट और वॉश इन, 2 टर्म बताई थी, इल्यूवेशन और इल्यूएशन, ठीक है। आइलुवेशन, एक तो आई वाला था, एक ई वाला था। ई का मतलब था आउट, आई का मतलब था इन, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ इनर सरफेस, ठीक है। 2 चीज हमने ये पढ़ी थी। और पढ़ा था हमने कोएशन और एडेशन, ठीक है, कोएशन और एडेशन। कोएशन क्या था, 2 समान पार्टिकल्स पे लगने वाला आकर्षण बल, जिसे 2 सोइल के पार्टिकल 2 आपस में एक दूसरे के चिपके हैं उसको कोएशन बोलते हैं। और एडेशन क्या था, 2 अलग अलग, भिन्न डिफरेंट, जैसे एक पार्टिकल सोइल का हो गया, एक पार्टिकल वाटर का हो गया और दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एडेशन। कोएशन, एडेशन। और क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली थी इसके अलावा, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज पढ़ी थी वो पढ़ा था मृदा निर्माण, सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस और उसके फैक्टर्स एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ी थी उनके दिमाग में ये शब्द दोबारा से छप जाएं एक बार, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो जाके देख लें और ये जो टर्मिनोलॉजी इसको क्लियर कर ले, क्योंकि ये एंड तक चलने वाली है। और फिर काम भी अपन इतना महान कर रहे हैं कि 6 महीने को 3 घंटे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सोइल फैक्टर्स की बात करते हैं अपन। सोइल फैक्टर्स किसके, सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस जो था उसका, उसके लिए। तो इसके लिए फैक्टर्स हमने देखे कि 5 थे। कौन कौन से थे, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जैवमंडल जिसको कहते हैं, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, और एक था आपके आर, पी और टी। आर का मतलब था आपके जो ढलान जो होता है उससे था, ट्रोफोग्राफी से। पी से था पैतृक पदार्थ, क्या था, पैतृक पदार्थ या पेरेंटियल मैटर। और टी से क्या था, टाइम। अब एक वैज्ञानिक का मैंने नाम बताया था, उसको 2 भागों में बांटा, एक्टिव और पैसिव। इन दोनों को तो किया एक्टिव, सक्रिय कारक, और ये जो 3 थे इनको किया निष्क्रिय कारक,
ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा फ्लोरोस्लाइस किसको कहते हैं कि 1 हेक्टेयर के अंदर 10 से 15 सेंटीमीटर की जो मृदा है, एक निश्चित क्षेत्र के अंदर जो मृदा है उसका भार जो होता है उसको फ्लोरोस्लाइस कहते हैं। सब सरफेस किसको कहते हैं, सब सोइल किसको कहते हैं, ये चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक हो गए ये तो गए एक्टिव फैक्टर्स और ये हो गए पैसिव फैक्टर्स। अब पैसिव फैक्टर्स को जब डीपली पढ़ते हैं 3 हो गए, आर यानी ट्रोफोग्राफी या ढलान वगैरह हो, पी यानी पेरेंटल मैटर और टी यानी समय टाइम। तो इन दोनों को निष्क्रिय में डाला है, इसको किस में डाला है, उदासीन में डाल दिया, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा क्या क्या कर चुके हैं हम, और मृदा का संगठन हमने देखा था। मृदा के संगठन में हमने देखा कि 50% तो इसमें होता है क्या, पोरोसिटी। पोरोसिटी को बोलते हैं रंध्रावकाश, ठीक है। और 50% था या सोलिड, ठीक है। सोलिड को बोलते हैं अपन ठोस भाग। अब जो 50% ठोस भाग था इसमें क्या था, ये करो, ऐसे कर लो, 5% और 45%। भाई दो चीज़ थी, 5 और 45, जो मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको, 5 और 45। 5% तो क्या था इसमें, ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। और 45 क्या था, मिनरल्स, खनिज पदार्थ। ये 45 + 5 क्या हुआ था, 50% अपना ठोस हो गया। फिर ऊपर 50 बचता, उसमें 25 था। 25% तो क्या था, सोइल, एयर, और 25% क्या था, सोइल, वाटर, हवा और पानी। 25-25, ठीक है। ये हो गया सोइल। कंपाउंड्स की बात करते हैं अपन, तो वो हो गई। फिर हमने मृदा कणों का आकार बता दिया। फादर ऑफ सोइल साइंस मैंने बताया था। कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान थे जो थे, भोपाल हो गया, आपके करनाल हरियाणा हो गया, सोइल सैलिनिटी का, लवणीयता का, वो सारी चीज़ें की। तो आई होप सब ये याद होगा आपको, और नहीं है तो ये जाके पढ़ लो। अब आज क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं, क्लास कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है ये देख लो। आज की जो क्लास है उसमें से किस प्रकार के तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर, वो भी मैं बताऊंगा, और क्या क्या टॉपिक्स आज करने वाले हैं। आठ टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं आज, तो थोड़ा दिल थाम के बैठना, ऐसे नहीं कि बीच में भग जाओ या नहीं देखना है। आज जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं, पहला तो सोइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका, सोइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका, बहुत ही महत्वपूर्ण। और इतने प्यारे प्यारे तरीके से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को मैं बताने वाला हूँ, बहन भाइयों को, कि उनको मजा आ जाएगा। और कैसे क्वेश्चन आएंगे इससे वो भी मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे। सेकेंडरी अपन देखेंगे सोइल डेंसिटी, मृदा घनत्व जिसको बोलते हैं, मृदा घनत्व। देखो अभी जो अपनी है ये मैराथन क्लासें हैं, वन शॉट क्लासें हैं, तो मैं थ्योरी कम से कम लिखाऊंगा, समझाने की ज़्यादा कोशिश करूंगा। आप तो मेरे शब्दों पे जाना, आप दिमाग लगा के चीज़ें देखना कि किस हिसाब से पेपर आएगा और भैया अपने को क्या बता रहे हैं और अपने को कैसे लिखना है। क्योंकि थ्योरी जो है आपके पास लिखे हुए जो नोट्स है ना, मेरे को पता है गल्ला पड़े हैं, बहुत पड़े हैं, 20-20 PDF पढ़िए एक एक सब्जेक्ट के, वो मैटर नहीं करता। आप उसमें से किस हिसाब से अपनी बात को सामने वाले के साथ रखते हो वो मैटर करता है। तो मैं उस चीज़ पे अपन स्किल्स पे काम करेंगे, रट्टा मारने पे काम नहीं करेंगे अपन, ना ही पहले किया ना अब करेंगे। आपको एक ऐसा स्टूडेंट बनाना है एग्रीकल्चर का कि उसको सरकारी में नहीं तो प्राइवेट में या खुद का कहीं ना कहीं फ्यूचर सिक्योर दिखे, फ्यूचर जो है सिक्योर दिखे। इस तरीके से अपन तैयारी कर रहे हैं। एक अकेला एकेडमिक ही नहीं, आपका जो और चीज़ें हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से सक्षम करना मेरा लक्ष्य है आपको, ठीक है। वैसे मैंने एक वो लगा रखा था, कोट लगा रखा था इंस्टा पे, तो उसका रिप्लाई आ रखा था कि आपका मोटिव क्या है, व्हाट इज़ योर लाइफ, है ना, मतलब आपकी ज़िंदगी का क्या मोटिव है। तो बताऊँ मैं, मेरा मोटिव यही है, जो रूरल वाले बच्चे हैं, एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, किसानों के जो बच्चे हैं, फार्मर बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, उनको सक्षम बनाना। अब वो सक्षम चाहे से लाठी से बने, चाहे प्रेम से बने, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में बने, चाहे प्राइवेट सेक्टर में बने, चाहे खुद का वो कुछ एंटरप्रेन्योर वो बने, बस वो बनने चाहिए, उनके दिल, उनके जो दिन है वो बदलने चाहिए, ठीक है। तो वो ही है। तो एक पढ़ेंगे मृदा घनत्व, सोइल डेंसिटी। तो सोइल डेंसिटी क्या होती है मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा, 2 प्रकार की होती है, पार्टिकल डेंसिटी और बुल्क डेंसिटी, राइट, दोनों पढ़ने वाले। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं समझाऊंगा, एक एक चीज जिंदगी में कभी समझ में नहीं है, आज समझ में आ जाएगी। उसके बाद में पढ़ेंगे सोइल टेक्सचर, मृदा संरचना और मृदा कणाकार, मृदा कणाकार और मृदा संरचना, सोइल स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सोइल पोरोसिटी, रंध्रावकाश, रंध्रावकाश या पोरोसिटी। थोड़ी राइटिंग मेरी खराब है, ठीक है, तो राइटिंग पे मत जाना, रंध्रावकाश या पोरोसिटी। उसके बाद में पढ़ेंगे सोइल कलर,
सोइल कलर मृदा रंग मुनसेल कलर चार्ट द्वारा ज्ञात किया जाता है। उसके बाद में आज की क्लास में मैं कवर करने वाला हूं सोइल एयर एंड सोइल पीएच, सोइल एयर एंड सोइल पीएच, सोइल एयर और सोइल पीएच के बारे में। उसके बाद में पढ़ेंगे फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी, मृदा उत्पादकता और उर्वरता में अंतर। क्या बेटा? प्रोडक्टिविटी, ठीक है, और फर्टिलिटी, उर्वरता, दो टर्म और बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, उर्वरता और उत्पादकता। उत्पादकता क्या होता है, मृदा उर्वरता क्या होता है, सोइल फर्टिलिटी क्या होती है, और सोइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, उत्पादकता क्या होती है। उसके बाद में जो फाइनल आज अपन टॉपिक देखने वाले हैं वो सोइल इरोजन, मृदा क्षरण, मृदा क्षरण या सोइल इरोजन। इरोजन क्या होता है, कितने प्रकार का है, बाय वाटर, बाय एयर, और एक होता है वेव, WAVE, वेव, लहर, जिसमें बोथ ऑफ यू, दोनों का रहता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये 10 टॉपिक करने वाले हैं। इसके बाद में सिर्फ अपने पास एक वीडियो लेंगे जिसमें आपके जो अम्लीय मृदाएं हैं, रॉक्स है, मिनरल्स है, क्लासिफिकेशन है, वेदरिंग एंड जो दो चीज़ है ना आपके डिकम्पोजिशन, वो दोनों अपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें, शुरू करते हैं श्री राम का नाम लेके। सोइल प्रोफाइल, ये सिलेबस है आपका। अब देखो ये वाला और ये वाला, ये पहले मैंने करवा दिया, ये वाला करवा दिया है ना। अब आज है ना, ये देखो सोइल कलर, टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, सोइल वाटर, एक और टॉपिक ऐड कर लेना, सोइल वाटर भी आज ही करने वाले हैं अपन, ठीक है। सोइल एयर, सोइल टेम्परेचर, पीएच, ठीक है। और कौन सा करने वाले हैं आज, ये बुल्क डेंसिटी वाला, पार्टिकल डेंसिटी वाला, पोरोसिटी वाला, फैक्टर्स एग्रीकल्चर, है ना। उसके बाद सोइल फिजिकल प्रॉपर्टी, सोइल टेक्सचर मैंने बताया अभी, और सोइल टेक्सचर के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं अपन। सोइल प्रोफाइल हो गया, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये 4-5 टॉपिक बचेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है, कोई नहीं, यहीं से शुरू करते हैं। वाइट स्लाइड अपने पास है, सोइल या मृदा परिच्छेदिका, सोइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। सोइल प्रोफाइल, उसके बारे में बात करते हैं। सोइल प्रोफाइल होती क्या है, ठीक है। तो सोइल प्रोफाइल इज ए वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। सोइल प्रोफाइल इज ए वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब पता है, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, ठीक है। क्या? वर्टिकल। तो सोइल, पहले मैं डेफिनेशन इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर हिंदी में प्यार से बताऊंगी होती क्या है प्रोफाइल और क्यों जरूरत पड़ी। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है वो भी देख लो, मैंने क्वेश्चन भी बनाए थे आपके लिए, फिर क्लास शुरू करूंगा। तो क्वेश्चंस में अपना था कि सोइल प्रोफाइल को समझाइए, आपका बड़े क्वेश्चन में आ सकता है, सोइल प्रोफाइल को समझाइए, मृदा संस्तर क्या है उसको समझाइए, उसके खंडों को बताइए। सेकेंडरी अपने को पूछ सकता है इसमें कि सोइल डेंसिटी क्या होती है, सोइल डेंसिटी क्या होती है, कितने प्रकार की है, और एक अच्छी मृदा की कितनी कितनी डेंसिटी होनी चाहिए वो समझाइए। तीसरा यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा आपके पास कि सोइल टेक्सचर जो है, सोइल टेक्सचर जो है, मृदा कणाकार जो है, उसको मृदा का स्थायी गुण क्यों कहा जाता है, डिटेल्स में समझाओ। 20 नंबर 16 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये मिल सकता है। उसके अलावा आ सकता है कि सोइल पोरोसिटी है, सोइल पोरोसिटी, मृदा रंध्रावकाश मृदा उर्वरता को कैसे प्रभावित करता है। अंतर वाले क्वेश्चन में आ सकता है मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर लिखिए। तो ये इतनी सारी चीजें कवर करने वाला है। क्लास स्टार्ट भी नहीं की, शायद 7-8 मिनट हो गई, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। सोइल प्रोफाइल क्या है, देखो सोइल प्रोफाइल क्या है। तो सोइल प्रोफाइल इज ए वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोइल। क्या है? क्रॉस सेक्शन, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोइल। आगे देखो क्या कह रहा है, मेड फॉर लेयर्स रनिंग, मेड फॉर लेयर्स, जो अपने को वर्टिकल लगाते हैं। उसके बाद मृदा परिच्छेदिका को हिंदी में अगर मैं समझाऊं सीधा सा आपको कि मृदा परिच्छेदिका किसको कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका किसी मृदा का लंबवत कटान काटने पर विभिन्न रंग के जो संस्तर दिखाई देते हैं उसको मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। किसी मृदा का लंबवत कटान काटने पर उसमें विभिन्न प्रकार के जो संस्तर दिखाई देते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? मृदा प्रोफाइल कहते हैं। ये मृदा प्रोफाइल है, इसका लंबवत कटान काटते हैं, जब कटान काटने के बाद में अपने को ऐसे प्राप्त होता है, उसमें अपने को ऐसे लेयर्स दिखेगी। वर्टिकल सेक्शन जब अपन काटते हैं तो अपने को लेयर दिखेगी, उसको क्या कहते हैं? सोइल प्रोफाइल। मैं दिखा देता हूँ आपको, पीडीएफ में मेंशन नहीं हो पाई थी कुछ वजह से, तो मेरे पास है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना, दिख जाएगा, वेट ए मिनट। ये देखिए, दिख जाना चाहिए।
ये दिख रहा है, ये क्या है, मर्दा के अलग अलग कलर से वो दिख रहे हैं आपको, होरिजन्स, परत दिख रही है, ठीक है। दूसरा अगर इसमें बात करें तो ये यहाँ से दिख रहा है, इनको मैं भूल गया पेन ड्राइव में लेके बोर्ड पे शो नहीं कर पाया, ये देख सकते हो आप। ये क्या वर्टिकल कटान लगाया हमने मर्दा पे, क्या किया है, वर्टिकल कटान लगाया। उसके बाद में अपने को लंबवत जो खंड दिख रहे हैं उनको तो बोलते हैं मर्दा संस्तर, क्या बोलते हैं, मर्दा संस्तर। और इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं, लेयर ऑफ सोइल, ठीक है, ये लेयर है सोइल की, इनको संस्तर बोलते हैं हिंदी में। और पूरे को डायग्राम को क्या बोलूंगा मैं, सोइल प्रोफाइल, क्या कहूंगा, सोइल प्रोफाइल, ठीक है। तो ये तो चित्र हो गया, अब मैं इसको यहाँ पे समझाने के लिए बना देता हूँ, ठीक है। किसी भी मर्दा का लंबवत कटान काटने पर, किसी भी मर्दा का लंबवत कटान काटने पर विभिन्न रंग के संस्तरों दिखाई देते हैं, उसको मर्दा परिच्छेदिका कहते हैं। मर्दा परिच्छेदिका में मर्दा संस्तरों का रंग है मुंसेल कलर चार्ट द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब संस्तर देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपने आता है ओ संस्तर, क्या आता है, ओ संस्तर। उसके बाद में आता है ए, उसके बाद में आता है A2 या ई बोलते हैं इसको। अब जो इल्यूवेशन आइलुवेशन जो चीजें बताई थी वो यहाँ काम में आएगी। उसके बाद में आएगा आपके बी, फिर आएगा सी और फिर आएगा आर। अब इसका मतलब समझो क्या क्या है। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक, कार्बनिक संस्तर, क्या होता है, कार्बनिक संस्तर, कार्बनिक संस्तर। और ये जो है ये कौन सा होता है, ओ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक संस्तर या मर्दा का पहला सबसे ऊपर का संस्तर। अब इसकी खास बात मैं बताऊं आपको, ये कहां पे पाया जाएगा, ये पाया जाएगा केवल आपके जो जंगलों की मर्दा है, फॉरेस्ट सोइल में, जंगलों की मर्दा में, जंगलों की मर्दा में क्यों पाया जाएगा, इसको क्या कहते हैं, वर्जिन सोइल भी कहते हैं, कुंवारी मर्दा भी कहते हैं, कुंवारी मर्दा या वर्जिन सोइल। वर्जिन सोइल क्यों कहते हैं, ये है क्या, देखो इसके भी दो पार्ट है, थोड़ा सा अगर अपन डीपली देखते हैं ना, इसके भी दो पार्ट है, मैं अभी समझाऊंगा सारा कुछ, ठीक है, डल और डीप, ठीक है। पर अभी देखते हैं ओ यानी ऑर्गेनिक संस्तर, सबसे ऊपर का संस्तर हो गया। कुंवारी मर्दा या जंगलों की मर्दा है। अपन अगर खेत की मर्दा की मैं बात करता हूं तो खेत की मर्दा में सबसे पहले मेरे को संस्तर मिलेगा कौन सा बेटा, ए संस्तर, क्योंकि उसमें ओ संस्तर क्या होता है, खत्म हो गया होता है। और किससे खत्म हो गया होता है, जब ट्रैक्टर अपन चलाते हैं, हल जब अपन चलाते हैं उसमें भूपरिष्करण टिलेज की जो क्रिया करते हैं, जो फादर ऑफ टिलेज जेंथ्रोटुल्टा। भूपरिष्करण किसको कहते हैं, मैनिपुलेशन, फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द हेल्प ऑफ टूल, किसी भी टूल की सहायता से फिजिकल मैनिपुलेशन जो किया जाता है, भूमि को इस तरीके से बनाया जाता है कि उस पर बीज ग्रो कर सके, जर्मिनेट कर सके, उसको इस स्थिति तक तैयार करते हैं, उसको भूपरिष्करण कहते हैं। और तैयार की गई स्थिति को क्या कहते थे, उसको तो टिलेज कह रहे हैं, उसको कहते हैं टिल्थ। और फादर ऑफ टिलेज कौन था, जेंथ्रोटुल, ठीक है, भूपरिष्करण का जनक। तो भूपरिष्करण जब करते हैं अपन तो क्या करते हैं, ओ संस्तर है वो अपना खत्म हो जाता है। ये क्या है, कुंवारी मर्दा है, जंगलों में पाई जाती है, पूर्णतः ऑर्गेनिक संस्तर है ये। जैसे ये कोई भी जंगल है, यहाँ पे कभी भी खेती नहीं की हुई, ये पेड़ लगा हुआ है, इसकी पत्तियां नीचे गिर गई यहाँ पे, ठीक है, पतझड़ में इसकी पत्तियां गिर गई, ऊपर पशु पक्षी हैं घूम रहे हैं, वो इस पे क्या कर दिए, अब उनके जो अवशेष हैं, अपशिष्ट हैं, वो यहाँ पे गिर गए, तो इनका कंपोजिशन हो रहा है, इनका ये घटक जो है सूक्ष्म जीव उनको गला रहे हैं वगैरह कर रहे हैं। पर इस पे कभी भी पहले खेती नहीं हुई है, ना ही इस पे कभी ट्रैक्टर चला है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, वर्जिन सोइल कहेंगे, सबसे ऊपरी संस्तर कहेंगे, प्लस कार्बनिक संस्तर इसको अपन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपन, वेट ए मिनट, वनों की मृदाओं में पाया जाता है जहाँ पे ह्यूमस की मात्रा 20% से अधिक हो। और इसमें से प्रश्न आता है कि कौन सा संस्तर है जो कृषिगत भूमि में, एग्रीकल्चर लैंड पे अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, तो वो ओ होता है, राइट। चलो इसका तो मामला यहाँ तक हो गया खत्म भाई, आगे देखते हैं। अब आते हैं अपन ए पे, किस पे आते हैं, ए पे, ए संस्तर, कौन सा, ए संस्तर की बात करते हैं। इसको बोलते हैं ए या एलुवियल, ये होता है खेती योग्य संस्तर। कौन सा होता है भाई, खेती योग्य, खेती योग्य। अब देखो कुछ चीजें ऐसी है जो मैं भूल भी जाता हूँ रिकॉर्डेड क्लास में, तो वो मैं अगली क्लास में बता दूंगा, बाकी मेरे को कमेंट करके बता देना क्या चीजें रह रही है। इसको कहेंगे अपन खेती योग्य संस्तर जो कहेंगे, या अपन कह सकते हैं अपना खेत में जो ट्रैक्टर चल रहा है, हम जो कर रहे हैं वो सारा ए संस्तर पे अपन करते हैं। किस पे करते हैं, ए संस्तर पे अपन करते हैं सारी चीजें। इसको आगे देखते हैं। सभी कृषि क्रियाएं इसी संस्तर में होती है, इसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। इसमें क्या होता है, सभी जो खेती योग्य क्रियाएं हैं, खेती योग्य क्रियाएं लाइक टिलेज हो गया आपका, टिलेज हो गया, जर्मिनेशन हो गया, अंकुरण हो गया, पौधशाला हो गई, पौधों को उगाना हो गया, वो सारा किस में करते हैं, ए में करते हैं। किस में करते हैं, ए में। और ए को क्या कहते हैं, एलुवियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलुवियल भी, ठीक है। एलुवियल इसलिए बोलते हैं, एलुवियल का मतलब क्या था, वॉश आउट,
वॉश आउट। अब वॉश आउट का मतलब समझो भाई, ये संस्तर तो खत्म हो गया। अब जब हमने पानी पिलाई, यहाँ पे चाहे लवण था, चाहे पोषक तत्व था, चाहे खाद थी, चाहे न्यूट्रिएंट्स था, कुछ भी जो भी था ना, तो ज़्यादा पानी जब हमने पिलाया तो हुआ क्या, वो सब यहाँ से घुल के निक्षालन क्षेत्र भी कहते हैं, यहाँ से घुल के इसमें चले गए। अब इसको क्या A2 या E नाम दिया है, संपूर्ण क्षेत्र जिसको बोलते हैं। एक्यूमुलेशन यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है चीजें आके, तो वो है A2 संस्तर या E संस्तर, A2 या E संस्तर। तो अगर प्रश्न आता है खेती योग्य मृदाएं कौन सी है या खेती योग्य क्रियाएं जाती है, तो वो A में की जाती है। कौन से में की जाती है? A संस्तर के अंदर की जाती है, जिसको कहते हैं अपन खनिज संस्तर। क्या कहते हैं बेटा? खनिज संस्तर, राइट, मिनरल्स वाला। अब बात करते हैं A2 की। किसकी? A2 की। A2 की बात करते हैं तो A2 जो है आपका वो है निक्षालन या संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें A2 से निकलते हैं। फिर आता है B, ये यहां से जो घुल के निकल रहा है वो जाके जमेगा कहां पे? B में, ठीक है, संपूर्ण क्षेत्र। अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं आपको समझा देता हूं। C यानी होता है आपके जो कठोर मृदाएं वगैरह है, R यानी होती है रॉक्स, अपने खेती योग्य काम में आती है ज्यादातर यहां तक की, ठीक है भाई, ज्यादा गहरी जड़ें हो तो यहां तक की है, ठीक है, यहाँ तक तो इतना आता नहीं है, पहुँचता नहीं है, ये लास्ट है। फिर अंदर तो कठोर मृदाएं वगैरह आ गई। ये आपकी हो गई सोइल प्रोफाइल। अब इस सोइल प्रोफाइल के बारे में जो जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको सारा बता देता हूँ। मृदा परिच्छेदिका में सबसे ऊपर पाया जाने वाला खनिज संस्तर है ए। मृदा परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल में सबसे ऊपर पाया जाने वाला जो लेयर है वो है ए लेयर है, उसको मिनरल्स लेयर बोलते हैं, खनिज संस्तर बोलते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर की जितनी भी क्रियाएं की जाती है, मैकेनिज्म क्रियाएं की जाती है, वो सभी इसी के ऊपर की जाती है, ठीक है। और जंगलों के अंदर जो पाई जाती है, फॉरेस्ट सोइल जो पाई जाती है, जिसमें एग्रीकल्चर नहीं किया हुआ, अभी तक लैंड पर टिलेज वगैरह नहीं किया हुआ, ट्रैक्टर हल कुछ भी नहीं चला हुआ, सब सरफेस जो इसके ऊपर की परत है उसको भी नहीं तोड़ा गया, उसको बोलते हैं ओ सोइल, ठीक है। सॉरी, आगे देखते हैं। इसके बाद में है ई संस्तर को A2 के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हो गया आपका सोइल प्रोफाइल। इसमें और देख लेता हूं मैं एक छोटी छोटी चीजें जो दी हुई है आपकी। अब एक आता है आपके पास सोलम, कि सोलम किसको कहते हैं, मृदा किसको कहेंगे। मैं इनको थोड़ा सा हटा के समझा दूं। सोलम किसको कहेंगे? 3 टर्म है इसमें, A + B + C, ये क्या कहलाएगा? सोलम। ये क्या कहलाएगा? सोलम। A + B, A संस्तर + B संस्तर + C संस्तर क्या कहलाएगा? सोलम कहलाएगा आपका, ठीक है। और बात करें अगर रिगोसोल और रिगोलिथ की, रिगोसोल और रिगोलिथ, तो रिगोलिथ कहलाएगा मृदा के A, B + C संस्तरों को, सॉरी A + B C को सोलम नहीं रिगोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मिनट, A + B + C, ये क्या कहलाएगा? रिगोलिथ। ये 3 टर्म है, रिगोलिथ। पहला हो गया रिगोलिथ, एक होता है रिगोसोल, और एक होता है क्या? सोलम। पहला हो गया रिगोलिथ। रिगोलिथ किसको कहेंगे? A, B + C, A, B + C क्या कहलाएगा आपका? रिगोलिथ। उसके बाद में रिगोसोल, मृदा में अभिविक्त संस्तर रिगोसोल कहलाता है। सारों को क्या कहेंगे? रिगोसोल कहेंगे। ये क्या हो गया? रिगोसोल। अब बच रहा अपने पास सोलम, तो सोलम किसको कहेंगे अपन? सोइल प्रोफाइल के A व B संस्तर को संयुक्त रूप से सोलम या वास्तविक मृदा कहते हैं, A और B को। या मैं कह सकता हूं A, E2 या A2 और B, इस चीज को, ये जो बीच का है ना, जो मेनली अपने पौधे उगाने के लिए इनके लिए जरूरी होता है, इसको क्या कहते हैं? ट्रू सोइल या वास्तविक मृदा या सोलम कहेंगे, राइट। ये सोइल प्रोफाइल कंप्लीट। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा कि सोइल प्रोफाइल में संस्तरों को समझाइए, कौन सा खेती योग्य है, कौन सा नहीं है, कौन सा जंगलों वाली मृदा में पाया जाता है, ये चीज़ें इसमें आती हैं। बी को संपूर्ण क्षेत्र कहते हैं। यहाँ से जो सारा कुछ मिनरल्स वगैरह है उनका लीचिंग जो होता है, निक्षालन यहाँ आके संपूर्ण क्षेत्र में जम जाता है, एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ये हो गया सोइल प्रोफाइल आपका। उसके बाद में देखते हैं अपन कौन सा टॉपिक अपने को लेना है सोइल प्रोफाइल के बाद में। अब देखना है सोइल डेंसिटी। क्या देखना भाई? सोइल डेंसिटी अपने को देखनी है। उसके बाद में आगे की चीजें अपन देखेंगे। वेट ए मिनट, तब तक आप रिवाइज कर लो ये चीजें। सोइल डेंसिटी
अब सॉइल डेंसिटी क्या होता है मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बताऊं, घनत्व। तो किसी फिक्स एरिया में जो होता है ना, उस चीज का भार जो होता है, आयतन, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन डेंसिटी। मृदा घनत्व किसको कहेंगे, ठीक है। मृदा घनत्व 2 प्रकार का होता है। भार बटा आयतन, ग्राम पर सेमी स्क्वायर में है ये, ठीक है, ग्राम पर सेमी क्यूब। ये क्या है, डेंसिटी होती है। 2 प्रकार की होती है डेंसिटी का सीधा सा मतलब मैं अगर बताऊं कि एक फिक्स एरिया है, ये इतना सा फिक्स एरिया, और मैंने यहाँ से कोई चीज़ है उसको उठाई है, तो इस फिक्स जगह में उसका कितना आयतन है, क्या भार है, फिक्स आयतन में कितना भार है, उस चीज़ को मैं कहूँगा डेंसिटी या घनत्व कहूँगा उसका। जैसे अपन नहीं कह सकते जनसंख्या घनत्व कि 1 किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर का दायरा, एरिया फिक्स हो गया, इसमें 110 आदमी रहते हैं, वहाँ की जनसंख्या घनत्व इतना है इतना है। तो घनत्व का मतलब समझ रहे हो, फिक्स एरिया के अंदर फिक्स जिस चीज़ की मैं गणना कर रहा हूँ, जैसे सोइल डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, वो चेंज होता रहेगा। एक फिक्स एरिया के अंदर कितना वो मैटर कर रहा है, कितना उसका है वो चीज़। तो अब यहाँ पे मर्दा है, ग्राम में ले रहे हैं, मतलब भार में उसको ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो 2 प्रकार का होता है सोइल डेंसिटी। भाई मैं कहूँ इतनी सी, एक फेरोस्लाइस मैंने बताया था कि 1 हेक्टेयर के अंदर 10 से 15 सेंटीमीटर की मर्दा की जो परत होती है उसको फेरोस्लाइस कहते हैं, राइट। और इसका भार कितना है वो भी मैंने बताया था, पीजी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब यहाँ पे डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो मेरे को सीधा सा देसी भाषा में बताओ, ये जगह है, यहाँ से मेरे को मर्दा उठानी है, तो 2 प्रकार की मैं डेंसिटी इस पे निकाल सकता हूँ। पहली होती है कण घनत्व, कण घनत्व जिसको बोलते हैं क्या, पार्टिकल डेंसिटी, पीडी। दूसरा इसमें स्थूल घनत्व, स्थूल घनत्व जिसको क्या बोलते हैं, बीडी, मतलब बुल्क डेंसिटी, बुल्क डेंसिटी। अब चीज़ों को समझना प्यार से कि कण घनत्व तो क्या होता है और बीडी क्या होता है। और जो कण घनत्व है ना, पीडी, इसको क्या बोलते हैं, सत्य घनत्व, सत्य घनत्व या ट्रू डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्रू डेंसिटी क्यों कहते हैं अब समझना। ये इतनी सी जगह है, ठीक है, ये इतनी सी जगह है, यहां से मैंने अचानक से अकस्मात सडनली मैंने क्या किया, एक कटोरी भर के मर्दा निकाल ली, उठा ली, एक कटोरी भर के मेरे को मर्दा इसमें से उठा ली। तो एक चीज बताओ, इसमें मेरे पास क्या क्या आया, मर्दा के पार्टिकल भी आ गए, उनके बीच बीच में जो सोइल एयर थी वो भी आ गई, स्पेस था वो भी आ गया, कोई कचरा था वो भी आ गया, उसमें कोई नमी थी, उसमें जो नमी थी, ह्यूमिडिटी जो थी वो भी आ गई, सब चीज़ आ गई। पर मैंने एक कटोरी भर ली, मैंने फिक्स कर लिया, मतलब आयतन फिक्स कर लिया मैंने, एक एक कटोरी मैंने भर ली, उसका मैंने भार किया, उसको मैं क्या कहूँगा, बीडी, बुल्क डेंसिटी या स्थूल घनत्व। क्या कहूँगा, स्थूल घनत्व। स्थूल घनत्व क्या होता है, मर्दा कणों के साथ साथ, ठीक है, स्थूल घनत्व क्या होता है, मर्दा कणों के साथ साथ रंध्रकोशों में उपस्थित वायु। स्थूल घनत्व क्या होता है, देखो, सोइल पार्टिकल्स, मर्दा कण प्लस जो रंध्राव का उसके अंदर वायु है, नमी है, उस सब के मिक्स रूप से जो वजन आया उसको स्थूल डेंसिटी मैं कहूँगा, राइट। स्थूल डेंसिटी उसको मैंने कह दी। तो स्थूल डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है, औसत जो होती है ना, बेस्ट, वो होती है 1.33। कितनी होती है ये याद रखना, कितनी होती है, स्थूल घनत्व जो होता है आपके मर्दों का वो होता है 1.33 ग्राम पर क्यूब, ठीक है, ग्राम, ठीक है, ये होता है आपके। एवरेज कितना हो सकता है वो बताऊंगा, पर ये तो समझ गए ना कि बुल्क डेंसिटी किसको कहेंगे, स्थूल घनत्व। सीधा सा मैं समझाऊं यार तुमको, लाइक इससे समझो तुम, ठीक है। मेरे पास ये गिलास है, इसका आयतन फिक्स है, मैं किसी भी मर्दा से ऐसे करके मैंने गिलास को भर लिया, ये मेरी सोइल है, ठीक है, ऐसे करके मैंने इसमें सोइल डाल ली। अब इसमें सोइल पार्टिकल्स भी आ गए, और सोइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें सोइल एयर है, सोइल ह्यूमिडिटी है, जो नमी है, सोइल वाटर, वो भी आ गया, और मैंने इसको वेट कर लिया, इसका वेट कर लिया, उसको मैं क्या कहूँगा, बुल्क डेंसिटी कहूँगा या स्थूल घनत्व कहूँगा। मर्दा कणों के साथ साथ सोइल एयर वगैरह भी उसमें सारी चीज़ आ रही है, उसको क्या कहूँगा, सोइल डेंसिटी। और वो अच्छी मर्दाओं की सोइल डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 1.33 होनी चाहिए। एवरेज कितनी होती है, 1.40 से लेके 1.40 ग्राम पर सेमी क्यूब से लेके 1.80 ग्राम पर सेमी क्यूब तक होती है। पर अगर अच्छी मर्दाओं की सबसे बेस्ट बात करूँ तो कितनी होगी, 1.33 ग्राम सेमी क्यूब। अभी यहाँ पे एक चीज आई कि मैं कण घनत्व जो है, पार्टिकल डेंसिटी है, उसको मैं क्या कहूँगा, सत्य घनत्व। इसका मतलब इसको नहीं कहूँगा,
इसका मतलब इसको नहीं कहूँगा, ये झूठा घनत्व है। और ये झूठा क्यों है? क्योंकि ये चेंज हो सकता है। चेंज कैसे हो सकता है भाई? मैंने एक तो सिंचाई किए हुए खेत से ली, सिंचाई किया हुआ मेरा खेत था, टिलेज किया हुआ, भू परिष्करण किया हुआ खेत था। भू परिष्करण करने से क्या होता है? डेंसिटी घटेगी बढ़ेगी, वो चीज़ मैं समझाऊंगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। क्लास लंबी हो सकती है, 3 का 4 में कर लेंगे, पर समझना चीज़ है क्योंकि स्थायी रूप से ये रहने वाली है। मैं कह रहा हूँ जो आपका बीडी है, बुल्क डेंसिटी है, वो अलग अलग हो सकता है। वो अलग अलग क्यों हो सकता है? मैंने एक गिलास तो भरा मैंने मेरे सिंचाई किए हुए खेत से, एक गिलास मैंने भरा सूखे खेत से, और एक गिलास मैंने भरा किससे? टिलेज किए हुए खेत से, भू परिष्करण की हुई मृदा से। तो तीनों की अलग अलग आएगी। तीनों की अलग अलग क्यों आएगी भाई? जिस खेत में मैंने भू परिष्करण कर दिया, टिलेज कर दिया, उसमें मृदा के मोटे मोटे कण थे, वो फूट गए टिलेज करने से। तो कण क्या है? दूर दूर हो गए, अच्छी उनमें वातर अंदरता हो गई, तो इनकी डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। क्वेश्चन आता है कि टिलेज जो करते हैं, टिलेज जो करते हैं अपन, भू परिष्करण अगर करेंगे तो जो बीडी है आपका, बुल्क डेंसिटी है, वो घटेगा या बढ़ेगा या कुछ नहीं होएगा। 3 कंडीशन है कि अगर मैं किसी खेत में, ये मेरा कोई खेत है, यहाँ पे मृदा पड़ी है, यहाँ पे मैंने टिलेज कर दिया, ट्रैक्टर चला दिया, हल चला दिया, तो इसका जो बीडी है वो घटेगा या बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा? क्या रहेगा? तो छोटा सा दिमाग लगाओ। आपको पता है बीडी क्या होता है? कि यहाँ पे मृदाकरण प्लस उसमें सारा कुछ सामान था, उसको कहेंगे। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे मृदाकण पड़े थे, यहाँ पे मैंने हल चलाया, तो मृदाकण क्या हुए? दूर दूर हो गए। हल मैंने अगर चलाया, इस पे हैरो मैंने चलाया, इस पे कल्टीवेटर मैंने चलाया, इस पे रोटावेटर मैंने चलाया, तो क्या हुआ? जो मेरे सोइल के पार्टिकल्स थे वो दूर दूर हो गए। दूर दूर हो गए मतलब समझ रहे हो? कण दूर दूर हो गए तो बीच में क्या? हवा बढ़ गई, सोइल पोरोसिटी बढ़ गई। सोइल पोरोसिटी बढ़ गई तो अब मेरे को बताओ, एक तो पास पास में कण भरे हों, उस गिलास का वजन ज्यादा होगा, या दूर दूर कण है हवा में, हवा में वजन कम होता है, तो उनकी डेंसिटी ऑटोमेटिक कम होगी। इसके लिए ट्रू डेंसिटी नहीं कहते हैं। इसको सीधा सा समझ सकते हैं, जिन खेतों में टिलेज किया हुआ है उनकी डेंसिटी घट जाएगी, और जिन मृदाओं की डेंसिटी कम होती है, जिन मृदाओं की डेंसिटी कम होती है, वो मृदाएं खेती के लिए क्या होती है? अति उत्तम होती है। क्या होती है बेटा? अति उत्तम होती है। जिन मृदाओं की डेंसिटी कम होती है वो क्या होती है? खेती के लिए बेस्ट होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है अपना? बुल्क डेंसिटी। बीडी बराबर 1.33 ग्राम आ गया। और अगर टिलेज कर रहे हैं तो बीडी क्या होगा? हमेशा घटेगा। क्यों घटेगा? रीजन भी मैंने बता दिया, पार्टिकल्स दूर दूर, हवा बीच में घुस गई, तोलेंगे उसको तो वजन कम हो जाएगा। और बिना टिलेज की हुई उबड़ खाबड़ ऐसी मृदा है गंदी, जिसकी फिजिकल कंडीशन खराब है, वहां से भर रहा हूं, तो क्या होएगा? बीडी बढ़ जाएगा। जबकि अपने को एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सॉइल कौन है? जिनका बीडी कम हो, जिनका बीडी कम हो, मतलब समझ रहे हो? कहीं ना कहीं जिनमें टिलेज किया वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि बीडी कम हो गया। और बीडी क्या था मैंने बता दिया। ये तो यहाँ पे बीडी का मसला खत्म। अब आता है आपका पीडी, बोले तो पार्टिकल डेंसिटी, कण घनत्व। शब्द से समझ में आ रहा है कण। इसमें क्या करना? केवल सोइल के पार्टिकल्स का भार ले रहे हैं अपन, केवल सोइल के पार्टिकल्स का भार ले रहे हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई, एक 2 गिलास है, एक में तो केवल सोइल पार्टिकल्स भरे हुए हैं, दम 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 पूरे, ठीक है, बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई दूसरा सामान माल कुछ नहीं है, पूरा। और एक दूसरा गिलास है, उसमें भरे हुए हैं सोइल पार्टिकल्स, बीच बीच में सोइल एयर। तो इसको तो मैंने कहा बीडी, और ये हो गया 1.33। और अच्छी मृदाओं का ये कम होना चाहिए, क्योंकि ये कम कब होएगा? जब कण दूर दूर होंगे और एयर बढ़ेगी। सोइल में एयर बढ़ेगी तो पानी बढ़ेगा, सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे, माइक्रो जीव बढ़ेंगे, और अच्छी गुणवत्ता रहेगी। अब ये देखो, इसमें पूरे कण ही कण है, बीच में कुछ नहीं है, इसको बोलेंगे पीडी, पार्टिकल डेंसिटी। और ये कितनी होती है? 1.65। 1.65 ये होती थी 1.33। ये इससे क्या हो रही है? ये होती है कण घनत्व जो आपका वो, सॉरी 2.65 होता है, इससे डबल होता है ना, 1 का याद रहेगा। अब रिकॉर्डेड क्लास में दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। 2.65 1.33 का लगभग डबल हो गया ना, लगभग डबल नहीं हुआ? 2.65 भाई, 1 का डबल 2, 33 का डबल 66 होना चाहिए, लगभग 65 हो गया अच्छी मृदाओं का। 2.65 डबल कैसे हुआ समझो। मैंने सोइल का कंपोजिशन में बताया था 50% सॉलिड और 50% ठोस। सोइल पार्टिकल्स ओनली कर रहे हैं तो हवा तो वैसे ही निकल गई, तो उस हवा की जगह भी कण आ गए ना भाई। मैंने सोइल का पढ़ाया तो बताया था कि 50-50% होता है, तो मैंने ये चीज़ समझो। सोइल एयर निकाल दी, कैसे निकाल दी अब समझना इसको। ये 2 गिलास थे, इसमें केवल कण कण भरे हुए हैं, तो तुम ये कण कण का भार मेरे आ रहा है 2.65 आ रहा है एवरेज। अब मैं इसको कैसे भी P2 कैसे भी कुछ भी करूँ, इसके ऊपर कितना ही ट्रैक्टर चला दूँ, उस खेत में नमी तो है ही नहीं। या फिर ऐसे समझो इसको, यहाँ से मैंने मृदा उठाई, इसको मैंने ओवन में रख दिया, इसको गर्म कर दिया और मैंने छान दिया,
गर्म करने के बाद इसका सारा जो हवा थी वो निकल गई, जो नमी थी वो निकल गई, और केवल सोइल पार्टिकल्स बचे नज़दीक नज़दीक। इनको मैंने तोला, इनका वजन आया मेरे पास 2.65 ग्राम पर सेमी क्यूब, ये आया वजन। अब मैं इस वजन को लेके इसका कुछ भी कर लूँ, इसको तोड़ लूँ, मरोड़ लूँ, इसके ऊपर ट्रैक्टर चला दूँ, इसको पीस दूँ मैं, ये वजन इतना ही रहेगा ना, ये वजन कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, ट्रू डेंसिटी कहते हैं या सत्य घनत्व कहते हैं, सत्य घनत्व कहेंगे। अब क्वेश्चन क्या आता है समझो। क्वेश्चन समझना। अब पहली चीज तो मैंने बताई दी आपको, बीडी चेंजेबल होती है 1.33, पीडी जो है नॉट चेंजेबल, ट्रू सोइल कहलाती है, ट्रू डेंसिटी कहलाती है 2.65 एवरेज होती है ग्राम, ठीक है। एग्रीकल्चर क्रियाएं करो, चाहे खेती करो, चाहे टिलेज करो, चाहे कुछ भी करो, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, ये चेंज होएगी, और टिलेज से चेंज होएगी और क्या होएगी, घटेगी। और जिन मृदाओं की बीडी कम होती है वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है, राइट। अब क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है कि बीडी किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को प्रभावित करती है। भाई देखो, अगर बीडी कम होएगा मतलब पोरोसिटी बढ़ रही है, रंध्राकाश बढ़ रहा है, रंध्राकाश बढ़ रहा है, मृदा के अंदर जगह बढ़ रही है, तो जो जड़ें हैं उनको श्वास लेने में अच्छी जगह रहेगी, सूक्ष्म जीव वो ज़्यादा पनपेंगे। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। दो चीज़ हमने कर ली, सोइल प्रोफाइल कर लिया और बीडी पीडी हमने कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक बार मैं देखता हूँ क्लास कितनी बड़ी हो गई। यस, वो गया क्या पानी लेने दीपांशु? गला भी सूख जाता है। क्लास अभी 36 मिनट की यार, कुछ ज़्यादा नहीं हुई अभी। अब पढ़ते हैं बेटा अपन डेंसिटी के बाद में सोइल टेक्सचर, मृदा कणाकार। क्या पढ़ते हैं? सोइल टेक्सचर या मृदा कणाकार, ठीक है। गैप ले लेता हूं मैं 1 मिनट। कुछ नहीं बेटा, स्थूल घनत्व तो और में सुखा गई मृदा के वजन में बात, ये ठीक है हमने पढ़ ली। क्या हुआ? ये दीपांशु खोलेगा। अपन क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक सोइल टेक्सचर, मृदा कणाकार। सॉरी, मृदा कणाकार। अब कणाकार से समझो, मृदा के कणों का आकार जो है, मृदा के कणों का आकार किसे कहते हैं? मृदा कणाकार, है ना। मृदा कणाकार पढ़ते हैं। इनका सूत्र भी बताऊं क्या मैं आपको? बीडी और पीडी का वैसे पूछता नहीं है, मैंने बता दिया जो चीज़ें थी। और अभी अपनी वैसे भी वन शॉट क्लास है, जब एक एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा ना तब बहुत डीपली से डिस्कस करूंगा, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। कभी पढ़ा ही नहीं होगा ज़िंदगी में, इस तरीके से मैं पढ़ा दूंगा आपको। पर अभी क्या, अपने को थोड़ा जल्दी जल्दी इनको निपटा लेते हैं, क्योंकि पेपर भी आपके बहुत नज़दीक है और इतना टाइम भी अपने पास नहीं है कि अपन एक ऐसे करवा सके सारा कुछ, है ना। सोइल टेक्सचर की बात करते हैं अपन। सोइल स्ट्रक्चर, मृदा वायु संगठन हो गया, ठीक है। चलो पहले एक बार मृदा संरचना की बात कर लेते हैं। कणाकार की बाद में बात करेंगे, पहले संरचना की कर लेते हैं। मृदा संरचना, क्लास को शेयर वगैरह कर देना भाई। और हॉर्टिकल्चर का कंप्लीट मैंने 10 लेक्चर करवा के 5 साल के पुराने पेपर सोल्व करवा दिए हैं, वन शॉट क्लास दे दी है, जिसने नहीं देखा जाके देखो, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं मृदा संरचना या सोइल स्ट्रक्चर क्या होता है। मृदा संगठन में मृदा कणों का व्यवस्थित रूप से जम जाना। मृदा के संगठन में, मृदा का जो संगठन है उसमें जो मृदा के कण है, सोइल पार्टिकल्स जो हैं, कण हैं, सोइल पार्टिकल्स हैं, उनका व्यवस्थित रूप से जाके जम जाना क्या कहलाएगा? सोइल स्ट्रक्चर कहलाएगा। भाई पहले कौन सा जम रहा है फिर कौन सा जम रहा है, वो क्या कहलाएगा? सोइल स्ट्रक्चर कहलाएगा। मृदा संरचना के प्रकार ये होती है, 4 प्रकार की होती है। प्लेटी, पहला होता है प्लेटी संरचना, प्लेटी संरचना, ठीक है। दूसरा होता है प्रिज्मीय, प्रिज्मीय संरचना। तीसरा आपके होता है ब्लॉकी संरचना, ब्लॉकी दिख रहा है ना आराम से, ब्लॉकी संरचना। और चौथा होता है गोलाकार, चौथा होता है गोलाकार। अब गोलाकार में भी 2 होते हैं, क्रम्ब, CRUMB। पहला होता है, एक तो होता है क्रम्ब, ठीक है, और दूसरी होती है दानेदार, ठीक है, क्रम्ब या दानेदार। और ब्लॉकी संरचना, ब्लॉक आपने देखा होगा, जैसे बरसात आई सूख गया, अपने काली मृदाएं हैं वो फट जाती है ब्लॉक्स के रूप में, ऐसे ऐसे टाइलों के रूप में। तो काली मृदाओं में सर्वाधिक पाई जाती है ब्लॉकी संरचना। और सबसे बेस्ट जो है ना वो क्रम्ब है। कौन सी है? क्रम्ब है, दानेदार या गोलाकार या दानेदार, ठीक है।
क्रम संरचना जो है ना वो एग्रीकल्चर के लिए, कृषि योग्य खेती के लिए सबसे बेस्ट है। पर्सन पूछेगा मृदा संरचना किसको कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। मृदा संरचना किसको कहते हैं, मृदा संगठन के अंदर सोइल पार्टिकल्स का किस क्रम में व्यवस्थित है, किस रूप में अरेंजमेंट है, उस चीज को अपन क्या कहेंगे, सोइल स्ट्रक्चर अपन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, सोइल स्ट्रक्चर उसको अपन कहते हैं। उसके अलावा देखते हैं मृदा के प्राथमिक कण जैसे कि सैंड, सिल्ट, क्ले, ये मैंने पहले बता दिया था। सैंड, सिल्ट और क्ले 3 है, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक बार, सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले 3 प्रकार के मृदा के पार्टिकल्स हैं। 3 प्रकार के मृदा के जो पार्टिकल्स हैं आपके, इनके जो समुच्चय, इनके जो आर्गीगेट्स हैं, उनको किस पैटर्न में इनका अरेंजमेंट हुआ है, किस पैटर्न में इनका अरेंजमेंट हुआ है, उसको क्या कहेंगे, सोइल स्ट्रक्चर कहेंगे। सोइल स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या कहेंगे, सोइल स्ट्रक्चर कहेंगे। और सोइल स्ट्रक्चर 4 प्रकार की है, प्लेटी, प्रिज्मी, ब्लॉकी और गोलाकार। गोलाकार में जो क्रम है वो सबसे बेस्ट वाली है। मृदा में खाद डालने से, व कृषि क्रियाएं करने से मृदा की संरचना परिवर्तित हो जाती है। मृदा में खाद डालने से, खाद अपन डालेंगे, जीवांश पदार्थ अगर डालेंगे, टिलेज अगर अपन कर रहे हैं, कृषि क्रियाएं कर रहे हैं, सिंचाई अपन कर रहे हैं, तो ये क्या होती है, सोइल जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है, बदल जाती है। अब यहां से एक चीज नोटिस करना, वहां पे क्या बीडी बदल रहा था, बीडी बदल रहा था, क्यों बदल रहा था, उनमें छेदों में से हवा बढ़ रही थी, घट रही थी। जबकि आपका पीडी था वो क्या था, स्थायी था, ट्रू डेंसिटी थी, सत्य घनत्व कह रहे थे 2.65। और हमेशा याद रखना बीडी से लगभग पीडी जो है ना दुगना होता है। क्यों दुगना होता है वो रीजन भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे सोचना एक चीज, मृदा संरचना और मृदा कणाकार, सोइल टेक्सचर और सोइल स्ट्रक्चर, ठीक है, 2 चीज है। मैंने स्ट्रक्चर का बता दिया कि जो मृदा के 3 प्रकार के मेनली कण है, पार्टिकल है, सैंड, सिल्ट, क्ले, उनके जो आर्गीगेट्स है, जो उन किस पैटर्न में वो अरेंजमेंट हुआ है उसको सोइल स्ट्रक्चर अपन कहते हैं। और सोइल स्ट्रक्चर को खाद डालने से, टिलेज करने से और अधिक कृषि क्रियाएं करने से उसको चेंज किया जा सकता है, राइट, चेंज किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये मृदा का अस्थायी गुण है, टेम्परेरी गुण है। सोइल का टेम्परेरी कैरेक्टर है कौन सा, सोइल स्ट्रक्चर। इसको अपन चेंज कर सकते हैं, कुछ भी बाहर का मैनिपुलेशन करके, फिजिकल एक्टिविटी करके अपन इसको चेंज कर सकते हैं। बट जो सोइल कणाकार है उसको अपन क्या, नॉट चेंजेबल, ये क्या है, नॉट चेंजेबल है। ये मृदा का क्या है, स्थायी गुण है। मृदा का, सोइल का क्या है, परमानेंट, परमानेंट क्या है, कैरेक्टर है, राइट। और कैसे है अब वो समझना। ये अपना सोइल स्ट्रक्चर खत्म, यहाँ पे सोइल स्ट्रक्चर, ठीक है, मृदा संरचना पूरा हो गया। अब अपन बात करते हैं सोइल कणाकार की। 1 मिनट, मृदा कणाकार, ये समझ गए ना, अस्थायी गुण है। मृदा संरचना जो है, सोइल स्ट्रक्चर जो है वो सोइल का क्या है, अस्थायी गुण है। अब मैं बात कर रहा हूं मृदा कणाकार या सोइल टेक्सचर। अब वही पार्टिकल डेंसिटी वाली बात आएगी, वही पार्टिकल डेंसिटी वाली बात आएगी। कैसे, देखो, मृदा में विभिन्न प्रकार के, जो मृदा में विभिन्न प्रकार के बालू, सिल्ट के लेके अपेक्षित अनुपात को क्या कहेंगे अपन, मृदा कणाकार कहेंगे। और ये मृदा कणाकार जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज नहीं होगा, 1 मिनट, दीपांशु कॉल आ रहा है, बात करना, विकास का। जैसे मैंने बताया था, एक तो होता है 2 mm से कम, फिर एक होता है क्या, 0.002 mm से कम, फिर होएगा 0.02 से लेके 0.2 mm। तो ये क्या है, पार्टिकल साइज है। मृदा कणाकार किसको कहते हैं, इस साइज के हिसाब से अरेंजमेंट। अब मेरे पास जैसे सिल्ट में है, सिल्ट है, या फिर आप सोच लो क्ले मृदा है। क्ले किसको कहते हैं, जिसमें 40% से अधिक क्ले के कण हो, 40% से कम नहीं होने चाहिए। और कोई सा भी उसको क्ले कह दूंगा मैं, लाइक, ठीक है, उदाहरण के। अब मेरे पास क्ले मृदा है, मैं उसको कैसे भी पीट लूँ वो क्ले ही रहेगी, सैंड थोड़ी हो जाएगी। मृदा के कण को तोड़ के साइज थोड़ी चेंज कर दोगे आप, स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है। वो क्या था, अनपरमानेंट कैरेक्टर था उसका सोइल का। पर जो मृदा कणाकार जो है, सोइल टेक्सचर जो है, वो क्या है, मृदा का स्थायी गुण है। क्या है, मृदा का स्थायी गुण है। कंफर्म, मृदा का स्थायी गुण है। कौन,
आपका सोइल टेक्सचर, इसके बारे में और बता देता हूँ मैं। जैसे मोटी बालू हो गई, क्रॉस सैंड हो गई, फाइन सैंड हो गई, सिल्ट हो गई, क्ले हो गई। क्ले क्या होती है? 0.002 mm से कम वाली, ये क्ले है। अब मैंने आपको क्ले का एक गमला दे दिया, एक खेत दे दिया जिसमें क्ले मर रहा है, मैंने कह दिया यहाँ पे टिलेज कर ले, सिंचाई कर ले, कुछ भी कर ले। क्या क्ले को आप बदल सकते हो क्या? कितना ही उस पर रोटोवेटर चला लो, कितना ही उसमें आप पडलिंग कर लो, क्ले ही रहेगी। हाँ ये जरूर है, स्ट्रक्चर आप चेंज कर सकते थे, टेक्सचर आप चेंज नहीं कर सकते। दैट इज मृदा का क्या हो गया? परमानेंट कैरेक्टर हो गया, स्थायी गुण हो गया, राइट। वहां पे कौन सा था? पीडी मेरा स्थायी था, ठीक है, और बीडी चेंजेबल था। यहाँ पे मेरा सोइल स्ट्रक्चर चेंजेबल है, जबकि सोइल टेक्सचर क्या है? परमानेंट है, नॉट चेंजेबल, राइट। अब इसके बाद में देखते हैं अपना कौन सा टॉपिक रह रहा है। हमने कर ली सोइल प्रोफाइल, कर ली OAEB, ये अपने संस्तर थे, O A A2 या E, B C और R, ये अपने सोइल प्रोफाइल हमने कर ली। ऑर्गेनिक सोइल कहते हैं, खनिज संस्तर कहते हैं, खेतों की मृदा में पाया जाता है, खेती योग्य है। कुंवारी सोइल कहते हैं, जंगलों में पाया जाता है, यहाँ से घुल के इसमें चला जाता है। बी में संपूर्ण क्षेत्र इसको कह रहे थे, सी में आपके कठोर चट्टान आ जाती है परत, और आर यानी रॉक्स आपके हो जाती है, राइट। और हमने इसके अलावा पढ़ लिया क्या? पीडी और बीडी। पीडी कितना होता है? 2.65 ग्राम पर क्यूब, और बीडी कितना था अपना? 1.65। उसके बाद में मैंने पढ़ाया आपको सोइल टेक्सचर। सोइल टेक्सचर जो कि मृदा का क्या था? परमानेंट गुण था, स्थायी गुण है। उसके बाद में हमने पढ़ा सोइल स्ट्रक्चर, ये क्या है? चेंजेबल है और अनपरमानेंट गुण है। क्या है? अनपरमानेंट गुण है, राइट। अब अपन पढ़ रहे हैं बेटा, इसके बाद में अपने आता है सोइल पोरोसिटी, बहुत प्यारा टॉपिक है, रंध्रावकाश या सोइल पोरोसिटी। अब सोइल पोरोसिटी देखो, जब सोइल के कंपाउंड्स हमने पढ़े थे उसमें हमने एक चीज देखी थी, वेट ए मिनट, एक चीज देखी थी कि सोइल के अंदर 50% था अपना क्या? सॉलिड, और 50% क्या था? पोरोसिटी। 50 में 25% क्या थी? एयर, और 25% वाटर, जो कि अच्छी मृदाओं में रहता है और चेंजेबल हो सकता है। तो ये सॉलिड पार्ट है, इसको तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि सॉलिड के बारे में तो हमने पढ़ लिया, पार्टिकल्स के बारे में। अब पढ़ रहे हैं अपन सोइल पोरोसिटी, पढ़ रहे हैं अपन कि सोइल पोरोसिटी क्या होती है। तो मृदा के कुल आयतन का वह भाग जो रिक्त होता है, मृदा के कुल आयतन का वह भाग जो क्या होता है? रिक्त होता है, खाली होता है, पोर स्पेस होते हैं, उसको क्या कहते हैं? पोरोसिटी कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? पोरोसिटी उसको अपन कहेंगे। ठोस स्थान प्लस रंध्रावकाश बराबर 100। क्या था भाई? ठोस स्थान, ठोस प्लस रंध्र बराबर 100। अब 100 को समझना कैसे था? ठोस क्या था? 5 + 45, कार्बनिक और ऑर्गेनिक प्लस 25 और 25 बराबर 100। ये क्या था? सोइल का संगठन था, राइट। अपन पढ़ रहे हैं क्या? सोइल पोरोसिटी। अपने को सिर्फ उसके खाली स्थान के बारे में अपने को पढ़ना है। बीडी और पीडी हमने पढ़ लिया है। मृदा में सामान्यतः जो सरंध्रता होती है 50% होती है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ डालने से मृदा की सरंध्रता बढ़ती है, सरंध्रता बढ़ती है। अब एक चीज देखो, मैं कहूं कि सोइल पोरोसिटी जो है, सोइल पोरोसिटी वो बढ़ेगी, सोइल पोरोसिटी बढ़ेगी तो जो बीडी है आपका बुल्क डेंसिटी वो क्या होएगा? सोइल पोरोसिटी बढ़ेगी तो बुल्क डेंसिटी क्या होगी? घटेगी। और सोइल पोरोसिटी कब बढ़ेगी? जब अपन क्या करेंगे? टिलेज करेंगे। टिलेज करेंगे तब सोइल पोरोसिटी क्या होगी? समझना, सोइल पोरोसिटी कहते हैं खाली स्थान को। अपन टिलेज करूंगा तो मृदा के कण टूट टूट के, आर्गेगेट जो समुच्चय है वो टूट टूट के दूर होंगे। मृदा के कण जब 2 कण दूर दूर हो गए तो बीच की जगह में हवा भर गई, हवा भर गई, इसका मतलब सोइल पोरोसिटी बढ़ गई। सोइल पोरोसिटी बढ़ गई मतलब समझ रहे हो? एक गिलास है, उसमें सोइल के कण दूर दूर हो गए तो उसका वजन कम हो गया, वजन कम हो गया, इसका मतलब समझ रहे हो? बीडी, बीडी क्या था भाई? बुल्क डेंसिटी क्या थी? मृदा के कण प्लस सोइल एयर, पार्टिकल प्लस एयर, दोनों को मिला के। तो इसमें पार्टिकल्स तो हो गए कम क्योंकि ये हो गए दूर दूर, और एयर आ गई ज्यादा, तो इस गिलास का वजन क्या होगा? घटेगा। और जब बीडी घटेगा तो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो समझ गए क्वेश्चन क्या आता है कि सोइल पोरोसिटी अगर बढ़ेगी, समझना, सोइल पोरोसिटी अगर बढ़ेगी, रंध्रावकाश अगर बढ़ेगा तो बीडी घटेगा। और बीडी कब घट रहा था? जब मैं टिलेज कर रहा था। और सोइल पोरोसिटी कब बढ़ रही है? जब मैं टिलेज कर रहा हूँ, राइट। आगे देखते हैं और देख लेता हूँ इसके बारे में क्या क्या बता सकता हूँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ।
अब मेरे को एक चीज़ बताओ आप कि सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया जो है, साइज जो है आपका, साइज घटेगा तो सरफेस बढ़ेगा या घटेगा? सीधी सी समझना। ये सोइल पार्टिकल है, ये सोइल पार्टिकल है, ये सोइल पार्टिकल है, ये सोइल पार्टिकल है, इतने मोटे मोटे कण है, ये लो। इनमें ज़्यादा रंध्रावकाश मिलेगा, रंध्रावकाश कह सकता हूँ या मैं कह सकता हूँ सतही एरिया, सरफेस एरिया, सतही भाग, सरफेस एरिया, ठीक है। इनमें ज़्यादा रहेगा या इनमें? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझना। ये तो हो गई अपनी सैंड और ये हो गई क्ले। आप बताओ मेरे को दीपांशु, ये सोइल पार्टिकल्स है राइट, या कोई भी चीज़ है, अगर मेरे को ये बताओ सरफेस जो एरिया है वो साइज पे मैटर करता है? सरफेस एरिया साइज भी किसी पार्टिकल की साइज पे, आप बताओ है? तो मेरे को ये बताओ, मैं किसी चीज की साइज बढ़ा रहा हूं तो सरफेस एरिया घटेगा या बढ़ेगा? है? एक बोलो, बताओ। वेरी गुड, तुम दोनों सिर्फ अनाज के दुश्मन हो। आपने घटेगा, घटेगा कैसे घटेगा बता, पता है कुछ? पार्टिकल का साइज बढ़ रहा है, सरफेस एरिया घटेगा। अब एक सीधा से तुम्हें समझा देता हूं, मैं सीधा सा समझा देता हूं। ये एक सोइल पार्टिकल है सैंड का, ठीक है। सरफेस एरिया किसको कह रहा हूं? देख यस, इधर देख, ये सोइल का पार्टिकल है, सरफेस एरिया मैं कह रहा हूं इसके बाहरी जो सतह है ना उसको, ठीक है राइट। और मैं कह रहा हूं एक छोटा कण है, मैं ये कण है, इसका सरफेस एरिया हो गया समझ 1 किलोमीटर। अब मैंने इसी कण को 4 भागों में तोड़ दिया, कैसे? ये हो गया इसका एक भाग, ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा भाग, ये भाई गोल था ना, मैंने ऐसे चीरे लगा दी इसमें राइट, ठीक है। ये हो गया इसका तीसरा भाग, ये हो गया इसका चौथा भाग, ये हो गया इसका 5वां भाग। अब मैं जब इन भागों को अलग अलग रख रहा हूं तो सरफेस एरिया देखो, एक पार्टिकल ही इतना कवर कर रहा है, ये सारी चीजें, फिर दूसरा पार्टिकल ये इतना, तीसरा पार्टिकल ये इतना, चौथा पार्टिकल ये इतना। तो कण जितना छोटा होगा, जितना उसको तोड़ेंगे उसका सरफेस एरिया उतना बढ़ जाएगा राइट, सरफेस एरिया उसका उतना बढ़ जाएगा। पोर स्पेस जो है, अब मृदा में 2 प्रकार के पोर स्पेस पाए जाते हैं मृदा के अंदर। ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि क्ले मृदाओं के अंदर पोर स्पेस ज़्यादा पाया जाएगा बजाय सैंड या सिल्ट के। क्ले मृदाओं में क्यों पाया जाएगा वो भी मैंने बता दिया। भाई इतना मोटा सोइल के पार्टिकल थे, वो जल के संपर्क में कम आ रहे हैं, पर छोटे छोटे सोइल के कण हैं, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा नज़दीक उसके आ रहे हैं। ये तो सरफेस एरिया की बात हो गई। मैं बढ़ा रहा था आपको सोइल पोरोसिटी। रंध्रावकाश, मृदा के अंदर पाया जाने वाला खाली स्थान रंध्रावकाश कहलाता है। और मृदा के अंदर 2 प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। मृदा के अंदर क्या हुआ, लगेगा भी थोड़ा। मृदा के अंदर 2 प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? पोरस्पोर पाए जाते हैं, माइक्रो और मैक्रो। पहला पाया जाता है माइक्रो, MICRO, दूसरा MA, ठीक है। कौन सा पाया जाता है? MACRO, माइक्रो और मैक्रो। ये क्या है? 2 टाइप्स के क्या है? सोइल के अंदर पाए जाने वाले पोर हैं। पोरोसिटी तो बात कर रहा हूं मैं, 2 प्रकार के पोर हैं, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रोपोर क्या होता है? 0.06 mm से कम होते हैं। माइक्रो क्या होता है? 0.06 mm से कम, लेस देन 0.06 mm। इससे कम के जो छिद्र हैं उसको बोलेंगे माइक्रो। और मैक्रो क्या कहलाएंगे? 0.06 mm से बड़े छिद्र। बड़े छिद्र क्या कहलाएंगे? आपके माइक्रो कहलाएंगे राइट। अब ये छिद्र किस काम में आते हैं वो देखो। जो छोटे होते हैं ना, जो छोटे माइक्रोपोर होते हैं उनमें क्या रहता है? पानी उपस्थित रहता है। माइक्रोपोर जो छोटे छोटे छिद्र हैं इनमें तो रहेगा पानी, और बड़े वाले में क्या रहेगा? हवा। अब मैं आपको पूछूं, एक सीधा सा क्वेश्चन आपको देता हूं कि सैंड, SAND, इनका साइज मैंने बता दिया। सैंड, सिल्ट और क्ले, 3 प्रकार की मृदा है। इसका कण है इतना बड़ा, इसका कण है इतना, और इसका कण है इतना। दीपांशु बताएगा मेरे को। ये 3 प्रकार की सोइल है। ये सैंड है, ये सिल्ट है, ये क्ले है। इसका पार्टिकल का साइज है ये, इसका पार्टिकल का साइज इससे छोटा, इससे छोटा। अब मैं पूछ रहा हूँ इनमें पोरोसिटी का मतलब समझ गए भाई? रिक्त स्थान, सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किसमें पाया जाएगा इन तीनों मृदाओं में? तुम बताओ। मैंने बताया भाई जिसका सरफेस एरिया जो है, सतही भाग जो है, सरफेस एरिया जितना बड़ा रहेगा पोर स्पेस उतना बड़ा रहेगा। तो सबसे ज्यादा सैंड का है सबसे बड़ा। भाई अभी तो बताया था, जिसका साइज सबसे छोटा रहेगा, साइज जिसका छोटा रहेगा उसका सरफेस एरिया बड़ा रहेगा। तो सबसे छोटा साइज किसका है? क्ले का सबसे छोटा साइज है, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, सतही क्षेत्रफल बढ़ गया उसका, और सतही क्षेत्रफल बढ़ गया तो ज्यादा पोरोसिटी हो गई राइट। नहीं आया कॉन्सेप्ट समझ में?
तो मैं अगर इसमें कहूँ तो सबसे ज़्यादा रहेगा इसमें क्ले का। किसका रहेगा भाई लोगों? क्ले का रहेगा। उसके बाद में रहेगा सिल्ट का, उसके बाद में रहेगा सैंड का। पोरोसिटी अगर पूछें तो सबसे ज़्यादा किस में पाई जाएगी? क्ले में पाई जाएगी। क्ले में क्यों पाई जाएगी? जिसके कण छोटे, यार इसको सीधा सा ही ऐसे समझो, ये कण है इतना बड़ा, ठीक है, ये इतनी दूर में मृदा के संपर्क में आ रहा है पानी वगैरह के सब में, और इसी कण को मैंने 4 भागों में बांट दिया। कैसे? ये इसका एक पार्टिकल हो गया भाई, मैंने ऐसे काट दिया इसको, ये इसका दूसरा पार्टिकल, ये इसका तीसरा पार्टिकल, ये इसका चौथा पार्टिकल, ये इसका 5वां पार्टिकल, 5 भागों में बांट दिया। तो इसके 5 भागों का सरफेस एरिया, ये जो सतह का बाहर का क्षेत्रफल है जो इन चीजों के संपर्क में आ रहा है वो बढ़ गया ऑलरेडी, बढ़ गया ना, ये बढ़ गया, बीच में जगह भी, स्पेस भी बढ़ेगा, स्पेस बढ़ गया, तो पोरोसिटी बढ़ गई। और सबसे छोटा पार्टिकल क्ले का था अपने, राइट। और एक चीज मैंने बताई कि अगर पोरोसिटी आपकी बढ़ेगी तो बुल्क डेंसिटी आपकी घटेगी, पोरोसिटी आपकी बढ़ेगी तो बीडी जो आपका है वो घटेगा, और जब बीडी आपका घटेगा तो आपकी एग्रीकल्चर के लिए वो सोइल बेस्ट रहेगी। और बीडी कब घटेगा? जब हम टिलेज करेंगे, और टिलेज करेंगे तो अपना पोरोसिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर हो रहे हैं, हवा बीच में घुस रही है, और पार्टिकल दूर दूर कब हो रहे हैं भाई? टिलेज में क्या होता है, मोटे मोटे जो ढगल हैं आपके वो टूट जाते हैं, हल चलाते हैं, छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है, अपन पटवास वगैरह लगाते हैं तब, राइट। ये 3 चीज क्लियर। अब देखते हैं कौन सा टॉपिक बच रहा अपना। पानी तो पीते हैं अपन, पानी पियो। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं क्या रेस्पॉन्स रहेगा। हाँ, और एक और खुशखबरी बता दूं, 3 डे चैलेंज एग्रोनॉमी का भी मैंने शुरू कर दिया। 3 क्लास में आपके पूरे जो 33 से 39 टॉपिक एग्रोनॉमी के हैं वो बिल्कुल प्यार से, जैसे सोइल के कर रहे हैं वैसे खत्म करेंगे। रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट समझेंगे। रट्टा मारने के लिए, पढ़ने के लिए, थ्योरी पढ़ने के लिए मेरे को पता है आपके पास लाखों किताबें पढ़ी है, 100 PDF पढ़ी है, आप पढ़ लोगे। इधर पढ़ी है, देख लो कितनी हमारे स्टूडियो में पढ़ी है। पढ़ी रहने से मतलब नहीं है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, किताब कहना क्या चाह रही है, फिर मैं कहीं से भी पढ़ लूँ, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर। और मैं कॉन्सेप्ट तो एग्रोनॉमी की 3 डे चैलेंज सब शुरू करूँगा। इस वीडियो पे मेरे को कम से कम बता रहा हूँ 5000 लाइक्स चाहिए, 5000 शेयर चाहिए, तब एग्रोनॉमी का 3 दिन में खत्म। अब देखो, हॉर्टी का कंप्लीट कर लिया, सोइल का कंप्लीट हो जाएगा, एग्रो का मैं करा रहा हूँ, फॉरेस्ट्री का बहुत कुछ करवाया हुआ है, मैथ कंप्लीट करवा दी हमने, और उसके अलावा इंग्लिश हमने कंप्लीट करवा दी। एक्सटेंशन जो आपकी है रूरल सोशियोलॉजी, RURAL, रूरल सोशियोलॉजी जो आपकी है, उसमें मैंने 4 टॉपिक करवा दिए, और मैं 1 दिन में करवा दूंगा पूरा। देखो 10 में से आपके कितने सब्जेक्ट करवाए हमने फ्री, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 10 में से 7 सब्जेक्ट फ्री करवा दिए आपके इतने प्यार से, है ना। इनके पुराने गेस्ट पेपर भी दे रहे हैं, 1 शॉट भी आपके लिए ला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग कोर्स बेच रहे हैं एक सब्जेक्ट का 499, 599। अपने को किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, पर चीज़ें ये देखो, इतनी मेहनत कर रहा है अगला आपके लिए, परिवार का सदस्य समझ के, छोटे बहन भाई समझ के, तो आपका दायित्व, आपका फर्ज क्या बनता है, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आपकी ड्यूटी क्या बनती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे, सपोर्ट करें हमें, ठीक है। और ये चीज़ें तो पढ़ा ही रहे हैं, पढ़ा तो सब रहा है, उसके अलावा भी आपको एक मेंटर की तरह, एक गाइड की तरह, एक बड़े भाई की तरह हर चीज़ में मैं साथ खड़ा हूँ। और हमेशा कह रहा हूँ, जितना मैं आपके काम आ सकता हूँ उतना लिया करो मुझे, ठीक है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आ रहा हूँ, तो जितना हो सके उतना मुझे काम लिया करो आप। मैं तो फिर भी हर बच्चे की एजुकेशन की होगी, एकेडमिक के अलावा भी अदर भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी हम देखते हैं, सारे बच्चों से बिल्कुल घर के तरीके से जुड़ा हुआ है, और मज़ा भी आता है, क्योंकि क्लास के अलावा भी मैं लाइव चलाता हूँ तो आराम से 2-2.5 हज़ार बच्चे देखते हैं, सिर्फ बात करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। वो क्यों? भरोसा है, जो ट्रस्ट बिलीव किया है हमने, आपने जो प्यार दिया उसकी बदौलत। तो यार मैं यही कह रहा हूँ, 10 में से अब बच कौन सा रहा है? एक तो कंप्यूटर आपका बच रहा है, एक हेरिटेज आपका बच रहा है, क्योंकि हेरिटेज में नहीं, हाँ बायोलॉजी आ गया आपका, बायो के हमने 6 टॉपिक करवा रखे हैं, और मैं करवा दूंगा, पुराने पेपर दे दूंगा। तो 10 के 10 सब्जेक्ट में करवा रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर वालों को, सेकंड सेमेस्टर के कुछ करवाए हुए हैं, थर्ड सेमेस्टर के कुछ करवाए हैं, पर इन बच्चों पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। क्यों? ये बहुत मासूम बच्चे हैं, इनको इतना पता नहीं, 12वीं पास करके आए, कोई प्राइवेट में चला गया, कोई सरकारी में चला गया। सरकार का एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है, मेरा गाली देने का मन करता है। कॉलेजें खोल दी, कोई सरकारी स्कूल में चल रही है, कोई चिकित्सालय में चल रही है, स्टाफ है ही नहीं, डीन ही नहीं है, फिर क्यों खोली थी? ऐसे खड्डी क्यों खोदे थे? कैमरे की बैटरी चेक करो, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या पढ़ रहा था मैं, भूल गया। हाँ, अब बात करते हैं सॉइल कलर की, ठीक नहीं रहने दो, मैं कर देता हूँ कंप्लीट, अगला क्लास में कर दूँगा। कितने मिनट की होगी क्लास? 1 घंटे की होगी, ठीक है, देख लो ना, चल रहा है ना उसमें, ठीक है, राइट, ओके 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 ओके। जल्दी से सॉइल कलर, मर्दा रंग, ये इसमें सीधा सा आएगा मुनसेल कलर चार्ट द्वारा, मुनसेल
कलर चार्ट। मृदा का जो रंग है मुंसेल कलर चार्ट द्वारा ज्ञात करते हैं। और रंग की जरूरत कहाँ पड़ती है? देखो जब सोइल प्रोफाइल हमने पढ़ा था, वर्टिकल कटान हमने लगाया था, जो लेयर्स अपने को दिख रही थी उन लेयर्स का कलर, ये थोड़ी कम गहरी थी, ये ज़्यादा गहरी थी, ये उससे ज़्यादा गहरी थी, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या था, अपना संपूर्ण क्षेत्र था। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा था, अपने जो भी खनिज मिनरल्स थे, न्यूट्रिएंट्स थे, फर्टिलाइजर्स थे, लवण थे, वो आके जम रहे थे। तो जो इनकी परतों का जो कलर, एक चीज़ मैं समझाऊँ, फेयर लवली का डिब्बा देखा है किसने? फेयर लवली का डिब्बा देखा है? उसके ऊपर एक सारणी सी बनी होती है अपने स्किन टोन का कलर मैच करने के लिए, ठीक है? थोड़ा सा फेयर कलर, थोड़ा सा डार्क कलर, उससे डार्क, उससे डार्क, उससे डार्क, इधर सबसे गोरा कलर। तो जो वो कलर है, वो जो स्केल है ना, फेयर लवली के डब्बे पे लड़कियां तो अच्छे से जानती होगी, वो जो स्केल है उसको मुंसेल कलर चार्ट कह सकते हैं। वो सोइल वैसा का वैसा सेम आएगा अपने पास, एक मुंसेल कलर चार्ट, उस पे ऐसे रहेगा। कम कार्बनिक वाला थोड़ा कम फेयर कलर हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, थोड़ा सा डार्क कलर होगा, जिसमें और ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर वो थोड़ा और डार्क। ये अपने पास कलर आ गया। फिर अपने को उसको सोइल प्रोफाइल से मैच करके ऐसे देखना है कि यार ये किससे मिल रहा है, ये तो दीपांशु से मिल रहा है, काला है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है। तो ये जो कलर है इसको मैं क्या कहूँगा? मुंसेल कलर चार्ट। सीधा सा एग्जांपल वो ये फेयर लवली के ऊपर जो स्किन टोन कलर मैच करने का आता है ना, फेयर, गोरा, काला, मीडियम, सांवला, वो उसको मुंसेल कलर। ये सोइल कलर वाला टॉपिक पूरा। आगे देखते हैं बेटा क्या क्या रह रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। अब हो रहा है सोइल पीएच। सोइल पीएच करवा देता हूँ मैं पहले, है ना। उससे पहले और चीज़ें क्या है, सोइल टेक्सचर हमने कर लिया, रंध्रावकाश हमने कर लिया, सोइल एयर करवा दिया ना, सोइल एयर 50% होती है। अब एक मिनट, थोड़े छोटे छोटे टॉपिक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? वाटर होल्डिंग को अपन बोलते हैं मृदा क्षरण क्षमता या एब्जॉर्ब करती है। होल्डिंग कैपेसिटी WATER, वाटर होल्डिंग HOLDING, राइट। होल्डिंग कैपेसिटी मतलब क्षमता। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है जो अपनी मृदा है वो कितने टाइम तक और कितना जल, सिंचाई के बाद में कितने टाइम तक और कितना जल खुद के अंदर संचित रख सकती है, होल्ड रख सकती है, उसको क्या कहेंगे? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहेंगे। मृदा द्वारा जल की अधिकतम मात्रा को धारण करने की क्षमता को जल धारण क्षमता कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण के बल के विरुद्ध रहती है। मतलब समझ रहे हो भाई, मृदा में जैसे पानी डालते हैं नीचे चला जाता है, क्यों? कैपिलरी गुरुत्वाकर्षण क्या, पर उस गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में, उसके विपक्ष में, उसके चलते हुए जो पानी बचा लिया मृदा ने खुद का, भाई उसको कहेंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सीधा सा एग्जांपल है, मेरे पास महीने के लाख रुपए आ रहे हैं और मेरे इतने खर्चे हैं, फिर भी सारे खर्चे मुक गए, मैंने कैसे भी करके उनमें से 10,000 बचा ली। जो 10,000 मेरी क्या हो गई? होल्डिंग कैपेसिटी हो गई। सोइल के ऊपर मैंने डाला था, इसमें 3 दिन सिंचाई की, 3 लाख लीटर वाटर हमने डाला, सारा वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे चल गया। कैसे भी करके इसने जिद्दोजहद से इसमें रख लिया। जैसे 3 लाख लीटर पानी डाला था, उसमें इसमें मैंने रख लिया 90,000 लीटर पानी। तो ये उसकी क्या होगी? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गई, राइट। आगे देखते हैं बेटा, अगला अपना है फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र क्षमता। क्या है? फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र क्षमता क्या होती है? बहुत प्यार से समझाऊंगा आपको। क्षेत्र क्षमता क्या होती है? जल की वह मात्रा जिसको मृदा जल निकास की उचित व्यवस्था होती है भी सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद। ये मेरा खेत है, मैंने यहाँ पे सिंचाई कर दी, बढ़िया, उसके लगभग 48 से 72 घंटे बाद, 48 से 72 घंटे आफ्टर इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई के बाद 48 से 72 घंटे बाद जो पानी उड़ गया, जो पानी नीचे चला गया, जो पानी कहीं भी चला गया, उसके अलावा जो बच गया ना मेरे पास पानी, उसको कहूँगा मैं क्या? 48 से 72 घंटे बाद बच गया, उसको कहूँगा क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी। और ये जो फील्ड कैपेसिटी होती है वो रहती है 1/3 बार पे। कितने पे? -1/3 बार। ये दबाव है, -1/3 बार पे रहती है। कह सकते हैं 0.33 बार, -0.33 बार पे फील्ड कैपेसिटी रहती है। और यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें क्रॉप को पूर्णतः पानी मिलता है, आराम से वो पानी को अब्जॉर्ब कर सकती है जड़ों से, तो वो होती है बेटा क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी, जो कि -1/3 बार पे उपलब्ध होती है और सिंचाई के लगभग 48 से 72 घंटे बाद उपस्थित होती है। उस स्थिति को कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। और एक आया था क्या? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मृदा में नीचे जाने के बाद पानी को रोकने की क्षमता, उसको कह रहे थे। 2 चीज़ क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कि फील्ड कैपेसिटी ऐसी कौन सी मृदा की क्षमता है, क्षेत्र क्षमता है, जिसपे पानी 100% फसलों को उपलब्ध रहता है, वो कौन सी है? फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र क्षमता। और वो कितने पर है? -1/3 बार पे, राइट। अब आगे चलते हैं बेटा,
सोइल एयर के बारे में पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। फसल मृदा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन, आपको भी पता है भाई सोइल के अंदर एयर जो है वो पोरोसिटी जो छिद्र हैं उनमें रहेगी, दो प्रकार के बताए थे, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो थे 0.06 mm से कम वाले छिद्र, इनमें क्या था, पानी, ये फील्ड कैपेसिटी संबंधित हो गया। ये थे 0.06 mm से बड़े छिद्र, इनमें क्या थी, हवा थी। और हवा कितनी होनी चाहिए अच्छी मृदाओं में, 25%, राइट। अब हवा में क्या क्या होता है, देखो सबसे महत्वपूर्ण पर्सन है CO2 का। वातावरण में CO2 कितनी होती है, 0.003, राइट। एक सेकंड, 0.03, राइट, ये है ना, वो ppm में लिखते तो वैसे लिख देते हैं अपन, ठीक है। 0.03% क्या रहती है, CO2, कहाँ पे रहती है, एनवायरमेंट में। अगर मैं बात करूं सोइल में CO2, तो लगभग इससे कितनी, 8 से 10 गुना क्या रहती है, ज्यादा, मोर देन मल्टीप्लाई 8 से 10 गुना ज्यादा। अब मेरे को एक चीज बताओ, 0.03 है, इसको 8 से 10 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया, लगभग एवरेज 0.25 हो गया, 25 से 30, ये ना भाई। 0.3 को 10 से गुणा करूंगा तो 30, और 8 25 के समथिंग। तो सोइल के अंदर जो CO2 रहती है वो रहती है 0.25 या 0.3 भी आपको कहीं देखने को मिल जाएगी, राइट। लगभग यही क्वेश्चन आता है कि CO2 है सोइल में कितनी पाई जाती है, एनवायरमेंट से लगभग 8 से 10 गुना पाई जाती है। जबकि और अगर बात करें O2 की तो वही 79 लगभग, ठीक है। जितनी एनवायरमेंट में उतनी ही पाई जाती है। तो इन गैसों के बारे में मैं बता देता हूँ। मृदा का रंग मैंने बता ही दिया आपको। मृदा में CO2 की मात्रा 1% से अधिक होने पर पौधों की जड़ों पर जहरीला असर पड़ता है, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति 10 नॉर्मल है, मैंने बता दिया। जितनी एनवायरमेंट में होती है उतनी होती है, एक क्लास में जितना कवर कर सकते हैं अपन उतना कर रहे हैं भाई। अब बात कर लेते हैं सोइल वाटर की। सोइल एयर की बात हो गई, एक बार इसमें मैं और चीज़ें बता देता हूँ थोड़ी सी डीपली। pH वैल्यू भी बताएंगे अभी, इसमें सोइल एयर का बता देता हूँ मैं एक बार। आप वो देखो बैटरी कितनी है कैमरे की, लगा दो तो एक बार हो जाएगी पूरी क्लास। नहीं हिलाना मत, इसको बंद मत कर देना। 12 और अभी चलेगा, ठीक है। अभी तो 3-4 चीज़ बच रही है, बस मैं जल्दी से करवा देता हूँ इनको। मृदा वायु संगठन में देखो ऑक्सीजन जो पाई जाती है सॉरी 18 से 20% लगभग पाई जाती है। CO2 0.25, नाइट्रोजन है वो अपने कितनी पाई जाती है एनवायरमेंट में, नाइट्रोजन 79 कितनी, 78 से 79%। तो इतनी ही नाइट्रोजन किस में पाई जाएगी, सोइल में। और एनवायरमेंट में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, लगभग 20%, लगभग 18 से 20 अपन एवरेज देखते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में फिक्स डेटाज नहीं है। तो सोइल में भी लगभग इसके बराबर पाई जाती है। एनवायरमेंट में CO2 पाई जाती है 0.03 और मृदा में पाई जाती है 0.25, इससे लगभग 8 से 10 गुना। तो सोइल, अब बात कर लेते हैं सोइल वाटर की। सोइल वाटर, अभी दो चीज आई थी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल को रोकने की क्षमता। भाई ये बोतल है, इसके अंदर कितना पानी पी लिया, उसके बाद में जो बच रहा है वो उसकी कैपेसिटी हो गई। एक आया था फील्ड कैपेसिटी, ऐसी सिंचाई, बोतल भरने के बाद ही ऐसी स्थिति जिसमें पूरा पानी मैं पी सकता हूँ। जो बाहर लुढ़कना था, ढुलना था, उड़ना था, उड़ लिया, बच गया वो। और वो कब प्राप्त होती है, फील्ड कैपेसिटी लगभग 72 से 48 घंटे बाद, और कितने, -1/3 बार पे, राइट। अब पढ़ते हैं सोइल वाटर। तो सोइल वाटर 3 प्रकार का होता है। और सोइल वाटर मैंने अभी दो चीज बताई थी, मैक्रो और माइक्रो। 0.06 mm से जो छोटे छिद्र होते हैं उनमें सोइल वाटर पाया जाता है, और जो 0.06 mm से बड़े छिद्र होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, सोइल एयर। एयर की सारी बात हो गई, अब वाटर की बात करते हैं, फिर सोइल pH की बात करेंगे, फिर जो टॉपिक रह रहा है। अच्छा, सोइल वाटर देख लेते हैं भाई। मृदा में जल का मुख्य रूप 3 भागों में पाया जाता है, गुरुत्वीय जल, केशिकीय जल और आर्द्रताग्राही जल। गुरुत्वीय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय, ग्रेविटी वाटर, ठीक है, ग्रेविटी। दूसरा है आपका केशिकीय वाटर, कैपिलरी वाटर, केशिकीय या कैपिलरी वाटर। थर्ड आपका आर्द्रताग्राही, आर्द्रताग्राही को क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी वाला। आर्द्रताग्राही जल 3 प्रकार के हैं। थ्योरी नहीं लिखा रहा बेटा, कोई भी दुखी मत होना कि नोट्स तो लिखा ही नहीं रहे, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, लिखना आपको खुद को है और किस हिसाब से लिखना है, कॉपी किस हिसाब से मेंटेन करनी है। ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, जाके चेक करो। तुम्हें एक तो सबसे गंदी आदत है चेक नहीं करते हो, और मेरे को फिर पूछे जाते हो भैया हमें कुछ नहीं पढ़ा, क्या लिखे। भाई कुछ नहीं पढ़ा, ये 3-3 4-4 क्लास देखो, मस्त रहो, एक बच्चा फेल नहीं होने वाला, इतना मैंने पढ़ा दिया। बात करते हैं गुरुत्वीय जल की, जो कि -1/3 बार से कम पे होता है। कितने, -1/3 बार से कम, इससे कम रहेगा उसको क्या कहेंगे, गुरुत्वीय जल।
गुरुत्वीय जल, ये पौधों को प्राप्त नहीं होता है, सीधी सी बात है। क्या, ये पौधों को प्राप्य जल नहीं होता है, अवेलेबल नहीं होता है। उसके बाद में आता है केशिकीय वाटर। तो केशिकीय वाटर है वो रहता है -1/3 से -31 तक, -1/3 से -31 बार तक। और ये 3 प्रकार का होता है और ये पौधों को प्राप्य जल है, प्राप्य जल है। अब एक चीज मेरे को बताओ, ये पौधों को प्राप्य जल है और मैंने एक चीज बताई थी, फील्ड कैपेसिटी 72 से 48 घंटे बाद इस पे भी 100% जो जल है वो फसल को प्राप्य होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, अनुमान लगा सकता हूँ कि फील्ड कैपेसिटी के ऊपर जो पानी बचा रहता है उसको कैपिलरी वाटर कह सकता हूँ। भाई यही पानी तो पौधे को प्राप्त हो रहा है मेरे को, ठीक है। आर्द्रताग्राही जल, इसके बारे में बात करते हैं। भाई आर्द्रताग्राही जल रहता है -31 बार से 1000 बार तक, -31 बार से 1000 बार तक। ये रहेगा -1/3 से कम, ठीक है। कौन सा, गुरुत्वीय जल, कौन सा, गुरुत्वीय जल। उसके बाद में कैपिलरी वाटर -1/3 से 31, और ये 31 से कम या 31 से 1000 तक, तो ये भी पौधों को प्राप्त नहीं है, ये भी पौधों को प्राप्त नहीं है। पौधों को प्राप्त कौन सा है, कैपिलरी वाटर, जो कि रहता है अपना -1/3 से लेके -31 बार तक। और मैंने बताया फील्ड कैपेसिटी के ऊपर सिंचाई करने के 72 से 48 घंटे बाद पौधों को पूर्ण रूप से 100% जल मिलता है। तो ये समझ में आ गया आपका सोइल वाटर का कॉन्सेप्ट। अब इसमें 3 चीज़ें पौधों के लिए, प्राप्य जल, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और अस्थायी म्लानी बिंदु, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। तो वो तीनों जब मैं प्रॉपर सोइल साइंस की क्लासें आपके पास लूँगा ना प्लेलिस्ट में, सोइल वाटर की एक ही क्लास रहेगी, 1.5 घंटा उसमें सिर्फ सोइल वाटर ही पढ़ेंगे। अभी 1.5 घंटे में सारा पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं चीज़ें क्लियर करवा रहा हूँ। आगे देखते हैं क्या रह रहा है अब। सोइल एयर हो गई, सोइल पीएच होगा। सोइल पीएच देख लेते हैं एक बार, सोइल पीएच के बारे में देख लेते हैं। भाई ये संग्रहित होता है, ये पादपों को प्राप्त होता है केशिकीय कैपिलरी वाटर, ठीक है। ग्रेविटी वाटर क्या होता है, जो नीचे चला जाता है ऑटोमेटिकली ग्रेविटी के कारण, राइट। सोइल पीएच, सीपेज, परकोलेशन, इनफिल्ट्रेशन, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी है, तो ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। मृदा घनत्व किससे ज्ञात करते हैं, एक चीज़ घनत्व हमने पढ़ा था 2 प्रकार का, पीडी और बीडी। किससे ज्ञात करते हैं, एक तो होता है आरडी बोतल, आरडी बोतल, और होता है एक पिकनोमीटर। पिकनो क्या होता है, यस, पिकनोमीटर किसके लिए होता है, सोइल डेंसिटी मापने के लिए, ठीक है। ये नोट कर लेना, आगे देख लेते हैं। अच्छा ये बिस्किट खा रहा है, बोल रहा है निगलने दो पहले, गिटने दो पहले मेरे को। सही बात है, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। आपका कॉन्सेप्ट मेरे को पसंद आया बेटा, खाना पहले है और चीज़ें बाद में है। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं तब खाऊंगा इस क्लास पे मेरे अच्छे खासे वो हो जाएगा ना, रेस्पॉन्स आएगा ना, क्योंकि इतनी मेहनत अपन कर रहे हैं और रेस्पॉन्स आ नहीं रहा है, ठीक है बच्चे। पार्टिकल डेंसिटी हो गई। अरे बोर तो नहीं हो जाते हो क्लास में, गाना चलाएंगे कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। पहले कुछ ही रेवेन्यू नहीं आता है इनके वीडियो से, इनसे बनता है $0.2, ठीक है। $1 का मतलब समझ रहे हो, $1 बराबर 86 कट के 85 रुपीज़ ओनली। 1 घंटा 40 मिनट कंटिन्यू हमने वो की, मेहनत की, इतनी चीज़ें एक जगह की, फिर इसको रिकॉर्ड किया, फिर इसको अपलोड किया, फिर थंबनेल बनाया। थंबनेल बनाने वाला ले लेता है 50 रुपये एक थंबनेल के, ठीक है। फिर मेरे को मिलते हैं 86 रुपये, वो भी कब, 2 महीने बाद, ठीक है। अब तुम सोच लो, ठीक है। हाँ बाकी तू तो ठीक है, तेरा तो चल जाएगा काम। आरडी मैंने बता दिया। कण घनत्व को वास्तविक घनत्व कहते हैं। भूपर पट्टी में क्या क्या पाया जाता है, ये तो मैं खनिज वाले टॉपिक में ही करवाऊंगा तुम्हें। मृदा का रंग मुंसेल कलर चार्ट द्वारा करते हैं। मृदा रंग प्रत्यक्ष रूप से मृदा के ताप व नमी को प्रभावित करता है। डीपली जब पढ़ेंगे तब वो चीज़ें मैं करवा दूंगा ऑलरेडी। सोइल एयर मैंने करवा दी है, गहराई बढ़ाने पर CO2 की मात्रा, ठीक है। मृदा जल हमने कर लिया, फिजिकल और बायोलॉजिकल 2 प्रकार का, ठीक है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बता दिया, सीपेज मैंने बता दिया। अब कहते हैं PF वैल्यू या PH वैल्यू। ये डेनिस के सोरेंसन नाम का वैज्ञानिक था, उसने pH की खोज की थी। pH होता क्या है, हाइड्रोजन जो आयन है उसकी लघु गुणक होता है, लघु गुणक होता है। और अच्छी मृदाओं का pH ये 0 से लेके कितने तक होता है, 14 तक स्केल में, ठीक है। 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। अच्छी मृदाओं का pH लगभग 6 से 7 तक
चल जाएगा। फिर अम्लीय क्षारीय मृदाएं बनने लग जाएगी, और इनका सुधार कब करेंगे, जब अगली क्लास में अपन वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सोइल पीएच किसने दिया था, डेनिस का सोरेनसन नाम का वैज्ञानिक था, सोरेनसन। इसने क्या किया, पीएच की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो दिया था। और क्या दिया था इसने पता नहीं क्या क्या दिया था, और देख लेता हूँ मैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट एक जगह है ना करना बहुत वो हो जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सोरेनसन ने दी थी पीएच, फ्रेंच वर्ड, पीएच क्या है, पीएच क्या है, ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं बेटा, हाइड्रोजन आई की मृदा विलयन में सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक होता है, पीएच स्केल का मान 0 से 14 तक होता है, 7 से कम अम्लीय होती है और 7 से अधिक क्षारीय होती है। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, 7 पे उदासीन बोले तो, ठीक है, न्यूट्रल है ना। पीएच शुद्ध जल में हाइड्रोजन आई की सांद्रता व हाइड्रोक्सिल आयन की 10⁻7 मोल लीटर होती है, नॉर्मल चीज़ है। अधिकांश पोषक तत्वों की प्राप्यता 6.5 से 7.5 के बीच में होती है। अम्लीय मृदाओं में बोरोन व मोलिब्डेनम को छोड़कर सभी सूक्ष्म तत्वों की बढ़ जाती है। पीएच बढ़ने पर मोलिब्डेनम की, जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा, मोलिब्डेनम पोषक तत्व है उसकी उपलब्धता बढ़ती जाएगी, राइट। अब कौन सा रह रहा भाई पीएच के बाद में टॉपिक, ये हो गया। एक तो रह रहा सोइल इरोजन और सोइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी में अंतर, राइट। इरोजन करवा देते हैं पहले प्रोडक्टिविटी और वो देख लेते हैं, हाँ। मृदा की उर्वरता और उत्पादकता, ठीक है। मृदा की उर्वरता मतलब फर्टिलिटी, दो चीज है अपने पास, ये बड़े क्वेश्चन में आता है। मृदा उर्वरता बोले तो फर्टिलिटी, इधर लिखूंगा मैं क्या, मृदा उत्पादकता बोले तो प्रोडक्टिविटी, राइट। अब इनमें अंतर पढ़ेंगे, 3 अंतर बताऊंगा, और ये कॉन्सेप्ट जिंदगी भर समझ में आ जाएगा आपके। क्या 3 ही अंतर बताऊं, मृदा उर्वरता क्या होती है, मृदा की वह क्षमता जो फसल को क्या, पोषक तत्व, खनिज पदार्थ, पानी, हवा, जो एक क्रॉप को उसका फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए। भाई ये मेरा खेत है, ठीक है, ये मेरा खेत है, यहाँ पे मैंने क्रॉप लगाई, और मेरी मृदा की वह क्षमता जो इस फसल को न्यूट्रिएंट्स दे सकती है, उसको मैं क्या कहूँगा, उर्वरता कहूँगा। एक चीज बताऊं, जो मृदाएं उर्वर है जरूरी नहीं वह उत्पादक हो। जो मृदाएं उर्वर है मतलब मेरा खेत बहुत उर्वर है, मेरा खेत, उत्पादकता को किस में मापते हैं, रुपयों में मापते हैं, रुपयों में, आर्थिक मूल्य में, या मंडी में ले जाके जो भाव लगता है, जो पैसे आते हैं ना, उसको उत्पादकता कहते हैं। भाई मृदा से मेरी से क्या प्रोडक्ट निकला है, क्या प्रोडक्टिविटी आई है, उसको कहते हैं अपन। सॉरी ये क्या चल गया ऑटोमेटिक इसमें, ये कैसे चल रहा है, रहने दे इसको, चलो बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर पड़ रहे हैं अपन। प्रयुक्त संतुलन में प्रदान करने की, ऐसे समझ लो संतुलित भोजन नहीं होता, उसको तो कहेंगे मृदा उर्वरता, ठीक है। और संतुलित भोजन करने के बाद में जो अपन रिजल्ट देते हैं उसको कहेंगे उत्पादकता, ठीक है। तो मैंने ये कहा है, जो संतुलित भोजन किया है, जैसे मैंने संतुलित भोजन कर लिया, मेरे पास सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए, जरूरी नहीं ना मैं न्यूट्रिएंट्स लेके काम करूं, कुछ कमा के लाऊं, सो भी सकता हूं। तो जो मृदाएं उर्वर है जरूरी नहीं वह उत्पादक भी हो, समझ रहे हो रायण को, जो मृदाएं उर्वर है जरूरी नहीं वह उत्पादक भी हो। पर जो मृदा उत्पादक है, प्रोडक्टिविटी है जिसके अंदर, वो उर्वर अवश्य रहेगी। भाई 2 लड़के हैं, ये राम और ये श्याम, ठीक है, ये राम और ये श्याम, काला वाला श्याम है, दोनों ने सेम भोजन लिया है, मतलब दोनों में सेम, जो दोनों की सोइल है ना वो सेम है, पौधों को सेम कंडीशंस प्रोवाइड करवा रही है, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, सारी चीज दोनों उर्वर है। पर ये जो राम है ना, इस खेत, ये क्या है, दोनों ने संतुलित भोजन लिया, सीधा समझो, दोनों हैं 2 लड़के, दोनों ने संतुलित भोजन खाया, इसके बाद में ये चला गया कमाने, ये 100 रुपये कमा के लाया, और ये संतुलित भोजन करके सो गया। इसका मतलब समझ रहे हो, उर्वर दोनों थे, पर जरूरी नहीं प्रोडक्टिविटी हो। पर जो कमा के लाया, इसका मतलब क्या है, कब कमाने गया, जब इसने अच्छा भोजन किया था, राइट। जो मृदाएं उत्पादक है
जो मृदाएं उत्पादक होती है, उत्पादकता देती है, वह उर्वर अवश्य होती है, वह उर्वर अवश्य होती है। पर जो मृदाएं उर्वर है उनका कंपलसरी नहीं है कि वो उत्पादन दे ही दे। जैसे उर्वर था मेरा खेत, मैंने अच्छी किस्म का बीज लगाया, ठीक है, अब कुछ बाढ़ आ गई, ज़्यादा ताप हो गया, सूखा पड़ गया, उत्पादन नहीं दे सका, प्रोडक्टिविटी नहीं दे सका, उर्वर थी पर प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकी। एक मेरा खेत था, उससे मैंने 1 बीघा में 10 बोरी गेहूं की कर ली। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसमें भी 1 बीघा का खेत है, 1 बीघा में मैंने लगाया गेहूं, इधर भी 1 बीघा में मैंने लगाया गेहूं। ये गेहूं मेरा बिक गया मंडी में जाके 1 लाख का। मतलब मेरा जो खेत है 1 बीघे का वो प्रोडक्टिव हो गया, उत्पादकता दे दिया मेरे को। और ये खेत है, इसमें गेहूं पकने ही वाला था। इससे पहले क्या हुआ, कुछ बाढ़ आ गया, सर्दी ज़्यादा पड़ गई, बरसात आ गई, मावट हो गई, कुछ भी हो गई और मेरी फसल खत्म हो गई। इसका मतलब समझो उर्वर थी, जरूरी नहीं उत्पादक हो, पर जिसने उत्पादन दिया है, इसका मतलब क्या, उर्वर तो ऑलरेडी होगी। इसको मापेंगे अपन किस में ये चीज़ बता दें, उसको रुपयों के अंदर मापते हैं। 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक और उपार्जित। प्राकृतिक जो होती है ना, प्राकृतिक नेचुरल जो फर्टिलिटी होती है वो ऑटोमेटिक मिलती है, और जो आर्टिफिशियल कृत्रिम फर्टिलिटी होती है वो खाद उर्वरक डालने से। आपको पता है भाई खेतों में खाद उर्वरक क्यों डालते हैं अपन, उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए। क्या उर्वरता होती क्या है, ये मृदा है, ये इस फसल को किस हिसाब से न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो इसको चाहिए वो चीज़ें पोषण प्रदान कर रही है, उस क्षमता को क्या कहूँगा मैं, मृदा उर्वरता। ठीक है, 2 प्रकार की होगी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो प्रकृति से प्राप्त है, आर्टिफिशियल जो मैंने खाद आद डाल के अर्जित की है वो। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक आएंगे, पैतृक पदार्थ आ गया, प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारकों में क्लाइमेट आएगा, जलवायु आएगी, तापमान आएगा, नमी आएगी। और कृत्रिम कारक जो और दूसरे कारक हैं पेरेंटल मैटर, उसमें आएगा कौन सी चट्टान थी, कौन से खनिज से बनी है, कितना ऑर्गेनिक मैटर है, कितना जीवांश पदार्थ है, कितनी उसमें पोरोसिटी है, बुल्क डेंसिटी कितनी है, वो सारे इसको प्रभावित करेंगे। ठीक है, वो सारे इसको प्रभावित करने वाले कारकों में आते हैं। आगे देखते हैं, मृदा उत्पादकता। मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने से है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन देगी मतलब रुपए, मूल्य, वजन, भार में इसको तोल सकते हैं, राइट। सेकेंडरी चीज देखते हैं बेटा, इसको साधारणतः रुपये प्रति हेक्टेयर में मापते हैं। मृदा उर्वर मृदा उत्पादक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन जो मृदाएं उत्पादक है वो हमेशा उर्वर रहेगी। और मृदा उर्वरता की जांच प्रयोगशाला में की जा सकती है, जबकि उत्पादकता की नहीं। मृदा उर्वर है या नहीं है, पोषक पदार्थ दे सकती है या नहीं दे सकती, इसकी जांच मैं सॉइल लेबोरेटरी में कर सकता हूँ, मृदा प्रयोगशाला में कर सकता हूँ, पर वो उत्पादक है या नहीं ये नहीं कर सकता। इसकी जांच कहाँ पे होगी बेटा, जब भाव लगेगा मंडी में होगी। ठीक है, मंडी में ले जाके आप ये नहीं कह सकते कि मेरी मृदा उर्वर है, ये उत्पादक क्यों नहीं है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, उत्पादकता और उर्वरता को समझ लो आप क्या है। ये मैंने समझा दिया। आगे देखते हैं अब कौन सा टॉपिक बच रहा है, सोइल इरोजन। 1 मिनट देखना, चेक करना क्लास कितने मिनट की हो। कैमरा वो नहीं होना चाहिए, 1.5 घंटे की होगी, 8% है। जस्ट मैं करवा देता हूँ इरोजन। और कुछ रह गया तो मेरे को बता देना, मैं उसको अगली क्लास में कवर कर लूँगा। मृदा क्षरण किसको कहते हैं, सोइल इरोजन किसको कहते हैं। देखो मृदा क्षरण किसको कहते हैं, मृदा का अपने पैतृक पदार्थों से या पैतृक जो नेचुरल जो है या पेरेंटियल जो मैटर है उससे टूटकर अलग होना क्षरण कहलाता है। ये मृदा जमी हुई है, ये यहाँ से टूट के अलग हो गई, इससे बह के अलग हो गई, उसको क्या कहेंगे, इरोजन या क्षरण। अब ये 2 कारणों से हो सकता है प्राकृतिक कारण हो सकता है त्वरित या आर्टिफिशियल कारक ठीक है, हो सकता है ये वाटर के द्वारा गई हो। भाई मृदा है, अपने मूल स्थान से टूट के दूसरे स्थान पे जा रही है, उसी को तो इरोजन कहेंगे। ये सोइल पार्टिकल है, ये इसका ये सामान टूट के इधर चला गया, इसको मैं क्या कहूँगा, इस क्रिया को इरोजन। तो हो सकता है ये 2 कारणों से टूटा हो, कि हवा का प्रेशर लगाओ और हो सकता है पानी का प्रेशर लगाओ, क्योंकि मृदा तो सतह पे है। ठीक है, तो हवा से होता है उसको बोलते हैं एयर इरोजन। क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड, तोड़ दो। हाँ, एयर इरोजन। और वाटर से होता है उसको वाटर इरोजन। और इन दोनों से होता है। ठीक है, पहले तेज हवाएं चली, फिर बारिश आ गई, तूफान आ गया, उसको बोलते हैं वेव, WAVE, वेव इरोजन या लहर अपर्दन। अपर्दन बोलते हैं इसको, क्षरण या अपर्दन, टूट के जाना। ठीक है, मृदा अपर्दन किसको कहते हैं मैंने बता दिया आपको। भौतिक रूप से, फिजिकली रूप से मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हटना मृदा क्षरण कहलाता है। और मृदा अपर्दन क्या होता है, मृदा कणों का ढीला होकर अलग होना। ठीक है, वेव होता है दोनों से। अब देखते हैं प्राकृतिक और त्वरित, 2 प्रकार का होता है। प्राकृतिक कैसा होता है, नेचुरल जो सोइल इरोजन है वो होता है वनस्पति से ढकी हुई मृदा के प्राकृतिक रूप से हवा तथा जल धीरे धीरे क्षरण करते हैं। कोई भी ऐसी
प्राकृतिक ऐसा हो गया जैसे नेचुरल जो फैक्टर्स है, जैसे तेज बरसात आ गई, इसको मनुष्य रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। ठीक है, तेज आंधी आ गई, मनुष्य हवा को रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। तो इसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, ये होएगा होएगा। और मनुष्य द्वारा या त्वरित कौन सा होता है? आर्टिफिशियल। कोई खेत है, वहाँ पे लगातार अपन पशुओं को चरा रहे हैं तो उनके खुरों से हो गया, लगातार अपन एक दूसरे के ताऊजी के खेत की जो मेड़ थी उसको काट दिए, जब बरसात आ गई गिर गई, पैतृक पदार्थ से हटके गिर गई, मूल स्थान से टूट गई, मतलब क्या? वो अक्षरण हो गया। किसकी वजह से हुआ? तुम्हारी वजह से। क्यों? तुमने जमीन बढ़ाने के चक्कर में खुरपी से काट दी थी जमीन। तो ये हो गया आर्टिफिशियल इरोजन, राइट। अब बात करते हैं इसमें आगे। इरोजन मैंने समझा दिया कि मृदा का मूल स्थान से अपने फिजिकल जो जुड़ी हुई है ना, उसके पार्टिकल्स हैं, वो उसके मूल स्थान से हटके दूसरे स्थान पे चले जाएंगे, उसको सोइल इरोजन कहेंगे। अब बात करते हैं प्राकृतिक और त्वरित। मैंने बता दिया त्वरित क्या होता है? नुकसानदायक होता है, मनुष्य के द्वारा रोका भी जा सकता है। अब बात करते हैं जल इरोजन। जल के द्वारा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है मेनली, WATER, वाटर इरोजन जो है मेनली 3 प्रकार का है। अभी एक ही सारणी में सारा समझा दूंगा। पहला ही पहला आपके सल्पेश या बौछार, सल्पेश या बौछार। बौछार, ठीक है, बौछार क्षरण। दूसरा आपके है शीट इरोजन, शीट या सतह इरोजन, ठीक है। थर्ड आपका है रिल, क्या आंसर है? रिल या गली, रिल, ठीक है, RILL, रिल। फोर्थ है, थोड़ा सा और डीपली इसको डिस्कस करते हैं अपन, तभी आता है गली। कौन सा आता है? गली, GULLY, गली इरोजन या अवनालिका जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनालिका। अब समझो इसको, जल्दी जल्दी से समझो। सल्पेश या बौछार इरोजन क्या होता है उसको समझा देता हूं मैं। सल्पेश या बौछार, ये मृदा क्षरण की प्रथम अवस्था है। ये क्या है? बाई वाटर सोइल इरोजन की फर्स्ट क्या है? स्टेज है। इसको समझो। जैसे फर्स्ट टाइम बरसात आती है, अपने छत से जो पानी पड़ता है या चद्दरों की जो नालियां होती है उससे पानी पड़ता है, तो मृदा के जो छोटे छोटे कण है वो क्या अपना स्थान छोड़ देते हैं। सीधा समझो, कभी देखा बाहर बरसात में अपन चप्पल खोल के आ जाते हैं और हल्की फुल्की जब छांटे आती है तो उस चप्पल के ऊपर छोटे छोटे मृदा के कण लगे हुए रहते हैं। देखा है, प्रैक्टिकली देखा है ना ये चीजें। भाई चद्दर थे, चद्दरों के पास चप्पल खोल गई, ऊपर से नाली से पानी गिरा, या फिर छोटी छोटी बरसात आती है तो क्या सल्पेश इरोजन वही होता है कि उसमें बारीक बारीक कण वो उछल के एक दूसरे के पास चले जाते हैं। ठीक है, चप्पल के ऊपर देखा होगा यार, कभी बरसात आती है तब देखा होगा कहीं फर्श पे या चप्पल पे। ये मृदा क्षरण की, ये सोइल इरोजन की या वाटर इरोजन का फर्स्ट स्टेज है। इसमें मृदा कण वर्षा की बूंदों के प्रभाव, यस डोरी हट जाएगी बोर्ड की, उसको हिलाओ मत, उस दिन भी हट गया था। ठीक है, इसमें मृदा कण वर्षा की बूंदों के प्रभाव से, इसमें मृदा कण क्या होता है? रेन ड्रॉप। अब मैंने ये भी बताया था रेन क्या होती है एग्रोनॉमी में। ठीक है, बूंद क्या होती है, ड्रॉप क्या होती है, बौछार क्या होती है, छांट क्या होती है, वो सारा मैंने बता रखा है ऑलरेडी। इसमें क्या होता है? बरसात जो बूंद है, ड्रॉप है, उसके आकार पे, उसकी साइज पे, सॉरी SIZD, साइज पे और उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। उसकी साइज और स्पीड पे डिपेंड करता है। और फर्स्ट टाइम जैसे ही बरसात होती है, बूंद आके गिरती है, बौछार, मोटी छांट है या पतली है, उससे जो सोइल के कण जो है बारीक, वो तितर बितर हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? बौछार या सल्पेश इरोजन अपन कहते हैं। वर्षा के गहनता पे प्रभावित करता है और ये उतना कोई खास नुकसान नहीं करता है। दूसरा है सीट इरोजन या सतह क्षरण। इसको क्या कहते हैं? खेत का कैंसर भी कहते हैं। खेत का कैंसर सर्वाधिक नुकसानदायक है। ये एग्रीकल्चर की दृष्टि से अगर देखें ना अपन, तो सर्वाधिक नुकसानदायक है। ये तो नुकसानदायक कैसे नहीं है? यहाँ का कण था, यहाँ पड़ गया, पर ये जो है ना सीट इरोजन, इसको क्या है? नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। नग्न आंखों का मतलब समझ रहे हो? नॉर्मली आपको पता ही नहीं चलेगा कि सीट इरोजन हो गया, पर जैसे ये खेत था, बरसात आई, पहले तो ये बूंदे इधर उधर हो गई, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट स्पेस। शीट में क्या है? सतह। इसकी जो ऊपर की सतह है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कब पानी में घुल के आपका जो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह, आपने देखा है कोई ढलान वाला खेत होता है और बरसात का पानी जब आता है अपने पास, वहां से लुढ़क के वहाँ तो घुल के, तो वो गुंथला हो जाता है, उसका कलर काला काला हो जाता है। वो क्यों होता है? उसके जितने भी खाद थे, न्यूट्रिएंट्स थे, जो भी सारी चीजें थी, वो इसमें घुल के चली गई। मतलब ऊपर की जो परत में सामान था सारा निकल गया। उसको बोलते हैं शीट इरोजन। इसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। खेत का कैंसर इसको कहते हैं। किसान की मृत्यु इसको कहते हैं। किसान को सर्वाधिक नुकसान इसमें पहुंचता है। और एग्रीकल्चर की दृष्टि से सबसे हार्मफुल जो है वो है शीट इरोजन। कौन सा है? शीट इरोजन है। जल क्षरण की सेकंड स्टेज है। ठीक है, इस अवस्था में क्षरण आंखों से दिखाई नहीं देता, मृदा के साथ बह जाती है, कृषि की दृष्टि से बहुत हानिकारक है। फिर आता है रिल। रिल में आता है छोटी छोटी नालियां पड़ जाती है आपके खेत में। इसमें आता है थोड़ी बड़ी नालियां पड़ जाती है। इसके बाद में आता है क्या? लैंडस्केप
देखा आपने लैंडस्लाइड, सॉरी लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड हिंदी में क्या बोलते हैं? भूस्खलन ऐसा। भूस्खलन। जैसे आपने देखा होगा आपकी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या बड़े बड़े मर्दा के टीले हैं, पहले छोटी सी नाली बनी, फिर बड़ी नाली बनी, और एक मर्दा का पूरा भाग का भाग ही पहाड़ का पहाड़ ही टूट के खिसक गया, उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। तो ये वाटर इरोजन की सबसे बड़ी है वो लैंडस्लाइड होती है। ये मैंने वाटर इरोजन समझा दिया। अब अरे यार सारा गया, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं क्या, एयर इरोजन, हवा के द्वारा। हवा के द्वारे वाले में भी 3 स्टेज है भाई। हवा द्वारा वाले पढ़ लेते हैं। वायु क्षरण, तेज हवा नॉर्थ वेस्ट। एक चीज़ याद रखना, कभी भी जो आपके वो लगाते हैं ना, क्या बोलते रहे यार उसको, नहीं, वायुरोधी वृक्ष पट्टिका जो लगाते हैं वो नॉर्थ वेस्ट में लगाते हैं, राइट, ये याद रहे। अब बोलते हैं एयर इरोजन के बारे में। तो एयर इरोजन होता है 3 प्रकार का। पहला निलंबन, निलंबन या इसको अपन कह सकते हैं सस्पेंशन। क्या कह सकते हैं? सस्पेंशन, सस्पेंशन इरोजन। सेकेंडरी कौन सा है भाई? दूसरा है इसके अंदर उच्छलन या साल्टेशन। उच्छलन या साल्टेशन। पहला हो गया सस्पेंशन, दूसरा हो गया उच्छलन या साल्टेशन। बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा अपना कौन सा है इसके अंदर? सरफेस क्रीपिंग या सतह सर्पण। सतह या सरफेस क्रीपिंग, सतह पे लुढ़कना, ठीक है। उसमें भी 3 थी, इसमें भी 3 है। अब इसकी बात कर लेते हैं। पहला इसमें निलंबन। इसमें मर्दा कणों का जो आकार है वो 0.1 mm से छोटा होता है। 0.1 mm से कम के जो मर्दा कण है उनमें होता है निलंबन या सस्पेंशन होता है। छोटे कण मर्दा हवा में उड़ जाते हैं और 3 से 4% होता है। ये टोटल जो सोइल इरोजन है उसका लगभग 3 से 4% तक होता है और उतना नुकसानदायक नहीं है। इसमें बहुत बारीक 0.1 कण है, आंधी आती है ऊपर गुबार देखा है, धुंधला हो जाता है। वो निलंबन या सस्पेंशन में छोटे छोटे कण हवा में ऊपर चले जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। और क्षरण किसको कह रहा था? इरोजन, मूल स्थान से हटके दूसरी जगह जाना। तो ये आपका जो एयर इरोजन है उसकी फर्स्ट स्टेज है निलंबन या सस्पेंशन, जिसमें 0.1 mm से छोटे जो आपके सोइल पार्टिकल है वो हवा में निलंबन हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी देखते हैं उच्छलन या साल्टेशन। इसमें क्या होता है? 0.1 से 0.5 mm के कण, 0.1 से लेके 0.5 mm तक के जो कण है वो हवा के साथ क्या होते हैं? लुढ़क के चले जाते हैं, ठीक है। इसमें मर्दा कणों का व्यास 0.1 से 0.5 होता है। ये अपने स्थान से ऊपर उछलने लगते हैं और दूसरी जगह चल जाते हैं और ये 50 से 75% तक होता है। कितना होता है? 50 से 75% तक। और सबसे महत्वपूर्ण यही है सोइल एयर वाले में, उसमें कौन सा था? सीट, इसमें यह है। फिर है सतह स्किर्पिंग, जो 0.5 mm से बड़े कण है। अब 0.5 mm से बड़े कण है, उनमें मर्दा में हवा में इतनी ताकत नहीं है कि उनको उड़ा दे, तो वो क्या होते हैं? सरफेस क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, है ना। ऐसे लुढ़कते एक स्थान से दूसरी स्थान पे चले जाते हैं। तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट वाले से और थर्ड वाले से। जो बीच का है बोले तो उच्छलन या साल्टेशन, जो कि 0.1 से लेके 0.5 mm तक के मर्दा कणों के बीच होता है। ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, 50 से 75% तक होता है। उधर कौन सा था? सीट इरोजन हानिकारक था, सारा कुछ गुड़ के चला गया था, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, राइट। उम्मीद करता हूँ हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। और तो क्या बच रहा है इसमें? सारा हो गया। अब एक बार क्लास जिसके समझ में नहीं आई 2 बार देख लेना। फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, लाइक करना, कमेंट करना। इसका 3rd पार्ट बाद में डालूंगा, पहले एग्रोनॉमी क्लासें डालूंगा। एग्जाम से पहले सारा कुछ मैं कवर करवा दूंगा। गैस पेपर देने हैं, सारा कुछ करवा दूंगा मैं। गैस पेपर आपको चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, मैं करवाऊँगा सारा, बस सपोर्ट आप बनाए रखो। सोइल फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी में अंतर समझ में आया था ना, सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, ठीक है। अब एक बच्चे से तुम्हें मिलाता हूँ। यस, इधर आ। पहले वो दो। कहाँ है? ये दो। अब क्या करोगे तुम? ये नहीं चिपकेगा। क्यों? वो अलग आता है, मेटल का आता है, ये प्लास्टिक है, ठीक है। दिख ही नहीं रहा होगा ये कैमरे में। ये बच्चा है, ये इसका रोजगार खत्म कर देता हूँ मैं। ये बच्चा है, देखो ये क्या इस बोर्ड पे है ना, पता क्या क्या देखता है बेटा तू? क्या क्या देखते हो उस बोर्ड पे आप? हटाओ। नहीं देखते क्या हो, मेरे को ऐसे बता दो। नहीं हटाना पड़ेगा। नहीं बता दो मुंह से, क्या देखते हो आप? नहीं हटाना पड़ेगा। ये पता नहीं क्या क्या गेमिंग वगैरह के देखता रहता है। तो जब मैं आ जाता हूँ तो इसका मुंह उतर जाता है, ये कहता है आज फिर से आ गए। तो ये भी बहुत दिक्कत करता है, ठीक है। दिक्कत तो नहीं करता, अच्छा बच्चा, इतनी देर हो गई मेरे को टाइम दिया इसने।
नहीं फिर कॉपीराइट आ जाएगा अपने। हाँ तो सभी को थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार, हैप्पी न्यू ईयर। और ऐसे सपोर्ट बनाए रखना, क्लासेस देखते रहना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। देखते हैं कितना क्या प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड लव यू।